चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि सबको पता है। सर उस समय हम नहीं किए थे ना फर्स्ट क्लास में। भाई तो अभी बोलने में भार पड़ रहा है क्या? नहीं सर, पता हेडफ़ोन चलता है। लगा रहे थे तो। देखिए, तो मैं पीछे से तो नहीं जा सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं थोड़ा-सा बता दूँगा कि करना क्या रहता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि पीछे करूँगा तो वो उसमें टाइम टेकिंग जाएगा ग्रिड में। तो देखिए, मैं मेन चीज़ जो है वो बता देता हूँ आपको। अगर हम बूटस्ट्रैप पे जा रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप क्या है? जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है? जो हम लोग सीएसएस में जो जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं, जो कोड लिखते हैं, तो वो क्या है बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी आपको कोड बना हुआ है, ठीक है? तो कोड बना हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। नहीं जो भी क्लास का नाम रहेगा, उस टाइप से हमें लिखना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक आपको इफ़ेक्ट आ जाएगा। जैसे कुछ यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है। पीछे में आप देख रहे हैं माई फर्स्ट पेज के पीछे एक बैकग्राउंड में कुछ कलर आ रहा है, ठीक है? और ये कलर कहाँ से है? तो ये जो क्लास दिख रहा है एक लिखा हुआ जंबोट्रॉन, इसी से आ रहा है। अगर इसे हम रिमूव कर दें, तब देखिए ये आता है या नहीं? गायब हो गया। प्लस वो जितना भी स्पेस था वो सारा था। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक बेसिक पे जा रहा हूँ और ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसमें। तो एक जंबोट्रॉन नाम का क्लास हुआ, वो क्या कर रहा है? आपको ये पूरा डिज़ाइन पीछे का जो है, ये दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो ये जंबोट्रॉन है, ये कहीं न कहीं इसमें तो कुछ सीएसएस है ना, लाइक मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन लगा हुआ है तभी हमें सॉरी पैडिंग लगा हुआ है, तभी स्पेस मिल रहा है, प्लस कुछ कलर दिया हुआ है, कुछ और भी डिज़ाइन मान लीजिए जो भी है वहाँ पर, उस टाइप से। तब क्या हो रहा है? तब हमें वो पूरा का पूरा प्रॉपर डिज़ाइन आ रहा है। तो ये कैसे आया? सिर्फ़ एक क्लास लगा हुआ है जंबोट्रॉन, तो इसके ज़रिए वो आता है डिज़ाइन। तो कहने का मतलब हुआ अगर ये सेम काम अगर हमें सीएसएस में करते, बट ये डिज़ाइन आया कैसे? ठीक है? तो ये डिज़ाइन को लाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, बूटस्ट्रैप का जो लिंक है उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 गो लिंक आपको दिख रहा है, जिसमें क्या है? तो पहला जो लिंक है, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिंक, फर्स्ट जो है ये क्या है? लिंक है। और लिंक के अंदर हम किसे करते हैं? हम लोग सीएसएस को पास करते हैं, करेक्ट? और लास्ट में आपको यहाँ दिख भी रहा है bootstrap.min.css, ठीक है? सेकंड में क्या है? सेकंड में आपको jQuery का लिंक डाला हुआ है। यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे jQuery डाला हुआ है, हम यहाँ पे jQuery का लिंक डालते हैं। थर्ड में क्या है? poppermin.js, ये सब बूटस्ट्रैप का कुछ-कुछ एक्स्ट्रा है जो जावास्क्रिप्ट का लिंक है। मतलब एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो ये jQuery जो है, ये jQuery आपको पहले होना चाहिए जावास्क्रिप्ट से। मतलब अगर हम jQuery को ऊपर में नहीं रखेंगे लिंक, और अगर सपोज हमने ये jQuery के लिंक को नीचे कर दिया, ठीक है? तो ये आपका बहुत सारा फंक्शनैलिटी को ब्रेक कर देगा, काम नहीं करेगा। तो इसलिए jQuery जो है ना हमेशा ऊपर में रहता है, इसे हमेशा आपको ऊपर में रखना पड़ेगा, ये हमेशा आपको ध्यान रहे। मीन डॉट सीएसएस क्या है? ये तो सीएसएस का जस्ट स्टाइलिंग पर्पस जो सीएसएस है, बट ये 3 जो है jQuery और जावास्क्रिप्ट का, तो jQuery आपको ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रहे। प्लस हम बूटस्ट्रैप का कौन-सा वर्जन है, jQuery का कौन-सा वर्जन है, फिर बूटस्ट्रैप का जो जेएस है उसका कौन-सा वर्जन है, तो यहाँ आपको दिख रहा है। बूटस्ट्रैप का हम लोग कौन ले रहे हैं? 4.6.2, 4.6.2 मीन्स बूटस्ट्रैप का 4th वर्जन है ये, ठीक है? jQuery में जाइए, jQuery का यहाँ दिख रहा है 3.6.1, मतलब हमारा jQuery जो है वो कौन-सा वर्जन है? jQuery का 3 वर्जन चल रहा है। फिर poppermin.js है जो 1.16.1 है। फिर बूटस्ट्रैप का bundlemin.js है जो 4.6.2 है। हमें इससे ये नहीं मतलब है, बट हाँ, हमें ये मतलब होना चाहिए कि हम कौन-सा बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप 4 वर्जन है। बूटस्ट्रैप जो है कहाँ से चल रहा है? तो लाइक बूटस्ट्रैप आपको 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से चल रहा है, ठीक है? तो आपको कोई भी बूटस्ट्रैप आ रहा हो, और सपोज़ फ्यूचर में आप कोई भी बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं, सपोज़ आपको 3 आ रहा है बट काम करने आप 4 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, माइनर क्लास का चेंजेस रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लास देखा जाए, तो हम यहाँ पे जंबोट्रॉन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ जंबोट्रॉन ना होके दूसरा क्लास आ जाए, तो आपको वो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंट कहाँ है? तो आप इसके या तो W3 पे जा सकते हैं, मीन्स इस टाइप के ट्यूटोरियल से जा सकते हैं, नहीं तो बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से जा सकते हैं।
बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है? तो आप जाइए BOOT बूटस्ट्रैप डालिए। सबसे पहले आपको दिख रहा है getbootstrap.com, यही बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आपको किसी दूसरे पे विश्वास नहीं है, आप चुपचाप इसमें जाइए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा प्रॉपर ढंग से। कैसे किसी क्लास को यूज करना है, कौन से लिंक को कॉल करना है, यहाँ पे सारा आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पे हर एक चीज आपको 1 बाई 1 है जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। JS का ये लिंक हो गया min.css, ठीक है। नीचे JS का है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक jQuery लिंक हुआ, सेकंड हमारा पॉपर हुआ, फिर बूटस्ट्रैप min.js हुआ। मीन्स सारा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पहले क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप के फंक्शनलिटी क्या है, तो आपको सारा यहाँ पे मिलेगा, डिजाइन भी आपको, डॉक्यूमेंटेशन नहीं सॉरी, होम पे जाइए। अगर आप नोड मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आपके प्रोजेक्ट में, जैसे हम लोग एंगुलर में कोई भी काम करते हैं npm के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बूटस्ट्रैप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। npm i फॉर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप डालिए और कौन सा वर्जन डालना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कोई वर्जन लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखते हैं वर्जन तो ऑटोमेटिक वो लेटेस्ट को डाउनलोड कर देगा। बट अगर आप लिख रहे हैं, मीन्स आपको बूटस्ट्रैप 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप @ और वर्जन का नंबर डाल दीजिए। तो इस टाइप से आपका पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल हो जाता है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन है, बूटस्ट्रैप 5 है। क्लियर हो गया? ये था आपका पूरा बेसिक। तो हम कहाँ से यूज करेंगे, यस कैसे सर। करेंगे, आपको पूरा बूटस्ट्रैप यहाँ से मिल जाएगा। अब आप मान लीजिए हमें कोई डिजाइन पे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे तो आपको सर नेविगेशन इस बार दे। हाँ इससे बोलिए। तो सर हम लोग जावा स्क्रिप्ट भी इजीली हो जाएगा तब। नहीं इसके लिए जावास्क्रिप्ट भी नहीं होगा, जावा नहीं स्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट कोई नहीं होगा, एक्स्ट्रा लिंक। नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट आपको लिख ये देगा नहीं। जो जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो जिसे बहुत सारा हम लोग डिजाइन जब बनाते हैं, मान लीजिए हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक पे कुछ हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये डिजाइन दिख रहा है ना, जब हम होम आइकन पे गए तो होम हमें दिख रहा है, यहाँ पे गए तो ये डैशबोर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ और आइकन है। तो ये सब क्या हो रहा है कि आप ओवर पे आपका काम कर रहा है, करेक्ट। जब हम ओवर दे रहे हैं तो आ रहा है। मान लीजिए इसको जब क्लिक किए तो कुछ एनिमेशन हुआ, कोई फंक्शनलिटी हो रहा है और वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हो रहा है, तो वो हमें कहाँ से दिखेगा, वो जावास्क्रिप्ट का लिंक चाहिए ना। तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए हम उस जावास्क्रिप्ट को कॉल कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज है। तो इस टाइप से आप मतलब मीन्स आपके पास बहुत सारा डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जो क्या होता है कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक डिजाइन दे देगा, डिजाइन से फिर अपना जैसा मॉडिफाई करना है आप कर सकते हैं, ये चीज है। चलिए सेकंड चीज, आप डॉक्यूमेंट से ना जाके आपको ज्यादा बेहतर जाना है, सिंपल आप किसी भी ट्यूटोरियल को पकड़ लीजिए, कोई भी वेबसाइट का। बट सबसे मतलब अगर देखा जाए बहुत सारे ट्यूटोरियल है, तो वो सारे से अच्छा है आप W3 पे जाइए। W3 से आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इतना तक के लिए मैं सही समझता हूँ। बाकी के लिए मुझे नहीं पता है, बाकी के लिए क्या है कंडीशन, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है बाकी लैंग्वेज के बारे में। बट इतना लैंग्वेज के लिए मैं W3 स्कूल को इनफ समझता हूँ, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है आपको। और सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ने के व्यू पे नहीं, आप उतना पे इंटरव्यू या फिर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सीन आपको मिल जाएगा। और वर्किंग में तो आप फिर आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये डिजाइन था बहुत सारा। फिर हम लोग जो मेन, आपको जो मैं बता देता हूँ, सबसे मेन जो है, आप जाइए अगर वीडियो पे जाइएगा तो आपको वीडियो जो यूट्यूब पे डाला हुआ है उसमें आपको ग्रिड तक कवर किया हुआ है, ठीक है। जो ग्रिड जो है ये हम लोग CSS में पढ़े थे, बूटस्ट्रैप में भी है। तो ग्रिड के हेल्प से होता क्या है एक्चुअली, तो वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव जो बनता है, जो हम लोग जो बात करते हैं कि ये 6 बाई 6 कॉलम लेना है या 12 लेना है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको ग्रिड में मिलेगा।
ठीक है। आप एक बार जाइएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो, उसके हेल्प से आपको पूरा उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। नहीं आएगा समझ में, फिर पूछिए जहाँ पे डॉट होता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम डिजाइन को बनाते हैं प्रॉपर। मोबाइल व्यू में कैसा होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है रिस्पॉन्सिव कॉलम के लिए ये 4 भाग में बटा हुआ है, बट इस चीज को अगर आप जाइए मोबाइल व्यू में तो कैसा दिखता है, जो देखिए। बूटस्ट्रैप में मोस्टली क्या एक्चुअली सीखने का चीज है कि हम कौन क्लास से क्या हो रहा है, ये चीज मेन फंक्शनलिटी पे जाइए। डिजाइन पे जाने की जरूरत नहीं है, लाइक ये ब्लू कैसे आया, ग्रीन कैसे आया, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे अभी आपको जब ये बिग स्क्रीन है तो आपको ये 4 भाग में स्प्लिट किए हुए हैं, आप इसे छोटा कीजिए, रोटेट कर दीजिए, ठीक है। अब इसे आप छोटा कीजिए, आ गया। ये क्या हुआ, ये स्क्रीन साइज कितना है, यहाँ दिख रहा है ऊपर टॉप में स्क्रीन साइज 514 टू 504, मतलब 514 टू 5 नॉट 4 में चल रहा है स्क्रीन साइज। तो जब ये स्क्रीन साइज आएगा आपका डिजाइन ऑटोमेटिक इस व्यू में आ जाएगा। मीन्स जब आप मोबाइल डिवाइस पे जा रहे हैं तो आपका इस टाइप से वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। यही चीज अगर CSS लिखते हैं तो हम मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा, फ्लेक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव दोनों जगह बन रहा है, देख रहे हैं थोड़ा सा स्विच हो रहा है, वो आपको मूव कर जा रहा है ओरिएंटेशन उसका, ठीक है। तो कोई भी डिजाइन जब हम बनाते हैं तो इस टाइप से रिस्पॉन्सिव यही इसी टाइप से आपको बनाया जाता है। आप CSS से जाते हैं तो मीडिया क्वेरी जाइए, बूट स्टेप से अगर आते हैं तो रो एंड कॉल को लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए यहाँ जो SM लिखा हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार उससे जाइए पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा समझ में। बट मेन चीज क्या है, यूज करने के लिए, तो यूज करने के लिए हमें वो 4 लिंक ऐड करना कंपलसरी है। ये 4 लिंक अगर नहीं रहा तो आपका वर्क नहीं करेगा बूटस्ट्रैप, पहला पॉइंट। ये 4 लिंक अगर आप सपोज, हम 2 तरीका से कर सकते हैं। एक, ये लिंक को हमने मान लीजिए हम URL के तौर पे हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेंगे, मीन्स ऐड कर लेंगे, ये हो गया। सेकेंड चीज क्या है, जो भी यहाँ जो ये लिंक है इससे आप पूरा फाइल को डाउनलोड कर ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में रख ले सकते हैं। जैसे पहला जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे, जो वेबसाइट हम लोग फर्स्ट वाला जो बना रहे थे, ये प्रोजेक्ट जो था, तो इसमें जाइए CSS के केस में, यहाँ देखिए बूटस्ट्रैप min डॉट CSS दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे आपको पूरा बूटस्ट्रैप का जो फाइल था वो डाउनलोडेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये डाउनलोड करके रख लिया गया। अब हम जब बूटस्ट्रैप जब यूज भी कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से आ रहा है फाइल, मतलब कल अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी वर्क करेगा। लेकिन सपोज अगर हम ये लिंक को लगा रहे हैं और इंटरनेट नहीं है तो फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इसे नेट चाहिए। तो हम फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे, सपोज हमें अगर ये फाइल डाउनलोड जैसे किया हुआ है तो ये कैसे करेंगे, और ये दिख रहा है ये क्या बना हुआ है एक्चुअली, ये सब क्या है, CSS है सर। कलर वेरिएबल है, सर। CSS है, वेरिएबल है, CSS पास करेक्ट। अरे ये क्या है, ये पूरा वेरिएबल है, देख रहे हैं हाइफन ब्लू, हाइफन अच्छा, इंडिगो, ये CSS वेरिएबल में, पास किया गया है। ये CSS में जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे वो यही है। यहाँ पे एक चीज देखिए, कहाँ गया, यहाँ ट्रांसपेरेंट वेब किट वर्कफ्लो बिफोर, ये देखिए ये पूरा जो है वेरिएबल है, करेक्ट। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या इसने कलर नेम को रख दिया गया, फॉन्ट को रख दिया गया, फॉन्ट फैमिली को रख दिया गया, और बस जहां यूज हो रहा है उस वेरिएबल को यूज करते चले जाएंगे। क्योंकि कल अगर चेंज करना है, सपोज जहां पे भी आपका ब्लू कलर का मतलब ये ब्लू है, कल जहां भी चेंज करना है इस वेरिएबल को हम चेंज करेंगे, पूरा वेबसाइट ही चेंज, सिर्फ एक पॉइंट पे। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, सब जगह हम वेरिएबल को यूज कर दिए, समझ में आया। तो ये बेनिफिट होता है वेरिएबल यूज करने से। तो इसे अगर सपोज हम डाउनलोड करना चाहें तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, ये लिंक को लीजिए ब्राउजर में डालिए, ये तो एक URL दिख रहा है,
आ गया फाइल, चुपचाप इसे कंट्रोल एस। चलिए मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए हैं, नेम भी नहीं चेंज सिलेक्ट करने गए हैं, टाइप भी नहीं चेंज करने गए हैं, कुछ नहीं। देखते हैं कि ये फाइल बनता कैसा है। क्या फाइल है? बूटस्ट्रैप मीन, करेक्ट। फाइल का टाइप क्या है? कहाँ गया? गलत जगह खोल दिया। क्या है? .css फाइल बना, मतलब पूरा फाइल का अगर नेमिंग कन्वेंशन देखे तो क्या बन रहा है? बूटस्ट्रैप मीन .css। हम लोग तो कुछ नहीं किए, मीन्स ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जो भी यूआरएल था उसके हिसाब से जो लास्ट का जो बन रहा है ना, वही चीज को ये उसी एक्सटेंशन पे फाइल को सेव कर देता है। समझ में आ गया? और यही एक्सटेंशन यहाँ पे है, बूटस्ट्रैप मीन .css। तो हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड करके और बस इंपोर्ट कर दीजिए जहाँ यूज करना है आपको। समझ में आ गया? तो दो तरीका से हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्ट लिंक, जो लिंक को बोलते क्या है, लिंक को सीडीएन बोला जाता है। ये लिंक जो है ये इसको सीडीएन बोलते हैं। यहाँ देखिए सीडीएन ऑलरेडी आपको आगे में लिखा हुआ है। एक प्रोसेस होता है सीडीएन यूज करके, दूसरा प्रोसेस होता है फाइल को डाउनलोड करके, तीसरा प्रोसेस होता है npm इंस्टॉल करके, जो नोड मॉड्यूल्स में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या है? जैसे हम लोग HTML में H1 H2 जानते हैं, सेम उसी प्रकार ये सब बेसिक बेसिक है। तो हम लोग इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे तो ये सब नॉर्मल H1 H2 H3 H4 जो है, हम लोग जो ऑलरेडी H1 HTML जानते हैं उसी चीज के बारे में है। बट यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है, देखिए जो यहाँ पे अगर क्या लिया हुआ है, क्लास दिया गया, क्लास अंदर है, क्लास क्या है, कंटेनर है। और कंटेनर क्लास के अंदर कंटेनर क्या है, तो ये आपको ये जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस दिख रहा है ना, और प्लस राइट साइड में जो स्पेस दिख रहा है, वो एक्चुअली कंटेनर से आ रहा है। ठीक है, अगर हम कंटेनर को रिमूव कर दें तो लेफ्ट एंड राइट में जो भी पैडिंग जो मतलब नीचे मिला हुआ है मार्जिन, वो गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कंटेनर के हेल्प से ये होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। तो H1 क्या कर रहा है? जब आप H1 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको साइज कुछ दिख रहा है डिफर, जो नॉर्मल जो हम लोग जब साइज लेते थे H1 में, और यहाँ पे जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हमारा डिफर है। तो ये होता है किसके हेल्प से? बूटस्ट्रैप जब यूज कर देते हैं लिंक अगर, और बूटस्ट्रैप में हम अगर यूज करते हैं H1 H2 तब। अब हम अगर चाहते हैं कि नहीं हमें नॉर्मल मिले तो कैसे करेंगे? तो ट्राई करते हैं, बूटस्ट्रैप वाले जो भी है यहाँ पे लिंक, इसको हटा दीजिए और रन कीजिए। आ गया नॉर्मल? कुछ डिफरेंस दिखा दोनों में? तो पहले जो आ रहा था हमारा क्या था, फॉन्ट साइज दूसरे ढंग का था, बट अभी क्या हुआ, फॉन्ट हमारा चेंज हो गया। तो इसका हमें जानने की जरूरत नहीं, हम लोग यूज नहीं करने जाते हैं ये सब। फिर है डिस्प्ले हेडिंग। अगर आपको हेडिंग यूज करना है कुछ मतलब स्टाइलिस्ट, तो उसके लिए क्या है, डिस्प्ले हेडिंग यूज होता है। तो डिस्प्ले हेडिंग क्या होता है, इसमें क्लास क्या यूज करेंगे? अगर आपको ये आपको दिखने का स्टाइल आपको दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लस छोटा है या फिर बड़ा है, कुछ इस टाइप से है, तो इसके पास एक क्लास है, क्या है, display-1, display-2 3 4 अप टू 4 तक जा रहा है, जो क्या करता है, हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा छोटा करता है। जनरली ये सब कोई यूज नहीं करने जाता है, इसके लिए इसे के लिए टेंशन मत लीजिए। बट हाँ, अगर कुछ हमें वैसा लिखना है कि नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा छोटा, तो हम ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। ये सर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है क्या? हाँ, जो भी फंक्शनलिटी वो करेगा उस टाइप का नेम यहाँ पे क्लास का रहता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं आपको, जब CSS आप जब लिखते हैं तो बार बार मैं बोलता हूँ नेमिंग कन्वेंशन पे जाइए, क्या कर रहे हैं उस क्लास से उसी चीज को नाम नेम लिखिए,
वही चीज यहाँ पर है, कैसा ये डिस्प्ले कर रहा है उस टाइप का क्लास का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और सर कंटेनर जो है वो हाँ सिर्फ कंटेनर हम लोग बूटस्ट्रैप में यूज कर लेंगे तो मार्जिन और पैडिंग ऑटोमेटिक उसमें इसी कर देगा, फिक्स कर नहीं देगा। नहीं, मार्जिन पैडिंग नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में आपको स्पेस दे देगा वो। वही है लेफ्ट, हाँ लेफ्ट एंड राइट में जो मार्जिन है वो देगा, पैडिंग नहीं देगा। सेकंड है, मान लीजिए हमें कुछ स्मॉल लिखना है टेक्स्ट, तो ऑलरेडी हमें पता है HTML में स्मॉल टैग होता है, सेम आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये लाइट, ये जो लेफ्ट साइड में जो है स्पेस है और राइट में जो बच गया, तो ये आ रहा है आपको कंटेनर के कारण। कंटेनर आप हटाइएगा, देखिए पूरा गया ना लेफ्ट साइड में, ये कंटेनर से होता है। फिर स्मॉल लिखने के लिए, स्मॉल के लिए क्या है, तो हमारे पास स्मॉल टैग है। स्मॉल टैग जैसे ऑलरेडी HTML में है वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ पे H1 के कारण क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन स्मॉल के कारण वो छोटा कर रहा है। H1 के कारण ये दिख रहा है बोल्ड प्लस बड़ा, लेकिन स्मॉल जब यहाँ बीच में लगा हुआ है सेकेंडरी टेक्स्ट के पास, तो ये क्या किया, नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा कर दिया। बस यही है इसका स्मॉल का। मार्क, मार्क ऑलरेडी हमें पता है क्या करता है, HTML के केस में हाईलाइट करता है, बट आप कलर देख रहे हैं यहाँ पे कलर का आउटपुट कैसा है, लाइट येलो है। बट जब HTML में थे कैसा आता था वहां पे, HTML में कैसा आता था, याद है कि नहीं को, येलो सर। येलो आता था, डार्क येलो आता था। यस सर। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा लाइट है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है ये, इस टाइप का डिजाइन देखिए कैसा चल रहा है। नेक्स्ट एब्रीविएशन, एब्रीविएशन ऑलरेडी हमें पता है HTML में क्या होता था, किन्हीं को पता है एब्रीविएशन टैग, लगता है HTML गया सबका। वो नीचे नहीं सर, वो बहुत दर्शाता था। पॉपअप देख रहे टेक्स्ट थे के ना। ऊपर अगर क्लिक किया तो नीचे उसका फुल फॉर्म, मतलब जो भी लिख सर लिया फुल वो फॉर्म देता था। बताएगा, जैसे ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो फुल फॉर्म फुल फॉर्म देगा, प्लस आपको नीचे में स्टाइल मतलब अंडरलाइन मिल जाता है जो डॉट डॉट के साथ देता है। तो सेम वही काम कर रहा है एब्रीविएशन, बट थोड़ा सा लिखने का आउटपुट जो आ रहा है वो डिफर है। मीन्स अगर हम बूटस्ट्रैप ना ले तो ये आउटपुट डिफर हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे, बूटस्ट्रैप का सारा लिंक को हटा दीजिए। अगर आपको ये चेक करना है कि बूटस्ट्रैप के कारण है या नहीं, तो ये कंटेनर क्लास ये सब मत हटाने चाहिए, बूटस्ट्रैप का लिंक को ही हटा दीजिए। अब देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, पहले जो बूटस्ट्रैप के कारण था वो फॉन्ट दूसरे ढंग का आता था, और इससे क्या हो रहा है, फॉन्ट चेंज कर दे रहा है। फिर है ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट क्या करता है, कोटेशन करने के लिए जब आपको कोई भी कंटेंट दूसरे वेबसाइट से हमारा आया हुआ रहता है, जब सोर्स उसका अनदर सोर्स है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्लॉक कोट यूज करते हैं, और नीचे में दिखा देता है कि कौन से वेबसाइट से आया हुआ है। तो जस्ट नॉर्मल है। फिर आपको DL है, DL से क्या हो रहा है, क्या होता था याद है किन्हीं को, DL ड्राइविंग लाइसेंस, डाटा नहीं सर, डेटा लिस्ट लिस्ट। डेटा लिस्ट। DL के केस में हम लोग DD यूज करते थे, DT DL, तीन चीज था। ठीक है, तो वही काम यहाँ DL कर रहा है। आउटपुट जस्ट हमारा हम लोग क्या हो रहा है ना, आउटपुट आपको थोड़ा चेंजेस दिख रहा है, मेन हम लोग ये चीज को देख रहे हैं। फिर कोड, कोड कब यूज करते थे, याद है, जब हमें कोई अगर कोडिंग दिखाना है हम अपने प्रोजेक्ट में, तो आप कोड को यूज कर सकते थे। KVD कब करते थे, KBD, बाय डायरेक्शनल सर। वाह, नहीं सर। कीबोर्ड इनपुट। ठीक है, जब भी हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना रहता है वैसे केस में हम KBD यूज करते हैं। उस केस में आपको KBD, उस केस में आपको KBD यूज होता है। ठीक है, तो Ctrl+P यहाँ दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट लेने के लिए। ठीक है, तो हम कीबोर्ड के इनपुट को दिखाने के लिए, जबकि यहाँ पे देखिए KBD में क्या लगा हुआ है, कोई टैग यहाँ नहीं है, कोई भी स्टाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ KBD लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, KBD को हटा के देखते हैं और तब देखते हैं कि क्या वो जो बीच में जो आ रहा है वैसा ही आता है या नहीं।
गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट वो केबीडी टैग जो लिया हुआ है उसके हेल्प से ऐसा हो रहा है। तो क्या ये HTML भी ऐसा करता है? देखें जरा, नहीं है ना। मतलब HTML कुछ नहीं करता है, HTML कुछ नहीं करेगा, बट वही अगर जब बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो वो करेगा। समझ में आ रहा है? मीन्स केबीडी वो फंक्शनलिटी दे दे रहा है जो हमें यहाँ पे बोल्ड और बॉर्डर में वो दिखा रहा है सेक्शन को। प्री ऑलरेडी पता है, पोएम लिखने के लिए या जो भी चीज प्री फॉर्मेटिंग जो भी स्पेस है उसका Yes. मेंटेन करेगा, लाइन ब्रेक को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बहुत सारा और भी होता है। टाइपोग्राफी अगर बोल्ड लिखना है तो कैसे करेंगे, फिर बोल्डर है, इटालिक के लिए फॉन्ट इटालिक, क्लास है ये सब, क्योंकि देख रहे हैं हर एक के पास डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब क्लास, तो डॉट लगा क्लास लगा दीजिएगा, बस वो हो जाएगा। फिर फॉन्ट वेट, फिर स्मॉल लिखना है तो हम क्लास भी यूज कर सकते हैं स्मॉल का डायरेक्ट। ठीक है, फिर ब्रेक सेंटर ये सब जो भी है। फिर अगर राइट में जाना है तो टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, फिर आपको मोनो स्पेस, नो रैप, डिफरेंट डिफरेंट, अपर केस, लोअर केस, सबके सब क्या है, क्लास है, आप यूज कर सकते हैं इस टाइप से। इसमें कुछ वैसा नहीं था। कलर पे आइए, तो बूटस्ट्रैप के पास प्री डिफाइन कुछ कलर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आप कभी भी अगर ब्रांडेड सपोज कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए ड्रेस खरीद रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि ब्रांडेड के पास क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नहीं आएगा, उसका हमेशा कुछ कलर फिक्स होता है। उसमें आपको कुछ आप अपने मन से खोजिएगा ना तो वो नहीं मिलेगा। उसके पास स्टैंडर्ड कलर कुछ फिक्स हो जाता है कि हाँ ऐसा ही प्रोडक्ट उसके पास रहेगा, लाइट रहेगा या पूरा डार्क रहेगा, तो वो चीज होता है। सेम वही काम बूटस्ट्रैप के पास, बूटस्ट्रैप के पास कुछ कलर जो है प्री डिफाइन है, जो क्लास के नाम से। वो क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि हाँ वो यूज करें, कर सकते हैं, नहीं तो अपना CSS पास कर दीजिए। वो फिक्स है सर। हाँ, कुछ कुछ कलर यहाँ पे आपको जितना ये दिख रहा है ये पूरा कलर फिक्स है इसका, बट अगर इसके बाद आपको कोई कलर यूज करना है तो आप अपना स्टाइल यूज कर दीजिए, CSS यूज कर लीजिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्लास है, तो हम अपना एक क्लास बना लेंगे स्टाइल का, पास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कभी भी CSS लिखिएगा तो जो बूटस्ट्रैप का जो क्लास है, ठीक है, जिसे यहाँ दिख रहा है ना टेक्स्ट म्यूटेड, और आपको म्यूटेड पे क्या करना है, रेड कलर लगाना है, तो इस जो क्लास लगा हुआ है ना इस पे मत लगाइएगा, ये ध्यान रहे। कहने का मतलब हुआ इसके बदले में एक अपना क्लास लिखिए, ये नहीं कि टेक्स्ट म्यूटेड पर ही हम CSS लिख दिए, वैसा मत कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होगा जो बताता हूँ। और कभी भी कोड लिखने से पहले एक चीज श्योर रहे कि आपके पास बूटस्ट्रैप का लिंक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। कहाँ गया, ये चीज श्योर रहिए कि आपके पास बूटस्ट्रैप का लिंक है, नहीं तो फिर आउटपुट नहीं आएगा और फिर आप परेशान हो जाइएगा उसके लिए। सिर्फ तो सर ये जो क्लास में जो पास किया है क्लास टेस्ट म्यूटेड वो सब कलर है सर, वो सेंटर का। वो कलर है, दिखा रहा हूँ, यहाँ आउटपुट दिख रहा है, यस सर। तो ये पूरा का पूरा प्री डिफाइन कलर है। म्यूटेड में ये हुआ, ये ये कलर की, ये क्लास का नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्लास का नाम ही म्यूटेड है, ये क्लास का नाम इम्पॉर्टेंट। नीचे जो ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन से क्या होगा, ग्रीन कब आता है, सक्सेस जब होता है कोई भी चीज तब आता है, तो इसके लिए क्लास का नाम है सक्सेस। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देना है तो उसके लिए लाइट ब्लू कलर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जिसे कि आप सिग्नल पे ट्रैफिक रूल जाते हैं। फॉलो कर रहा है सर। हाँ, जब आप सिग्नल पे जाते हैं तो येलो कलर वार्निंग के लिए होता है, डेंजर के लिए कोई खतरे का निशान है, ठीक है। सेकेंडरी टेक्स्ट के लिए लाइट ब्लैक आ रहा है, डार्क ग्रे कलर का नाम यहाँ पे ये क्लास का नाम हो गया आपको डार्क ग्रे। फिर डिफॉल्ट कलर तो आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगा। यहाँ पे एक कलर है जो बैकग्राउंड में क्या है, व्हाइट है, ठीक है, और बैकग्राउंड व्हाइट। क्लास का नाम एक बार देख लेते हैं सबका, क्या है, टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट लाइट,
तो एक चीज क्या हो रहा है सब में, ये सब क्या है, किसका कलर है, सब टेक्स्ट का कलर है, करेक्ट। ये सब के सब टेक्स्ट का कलर है। तो अगर सपोज सीएसएस में टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सीएसएस है उसका, कलर यूज कर सिर्फ कलर लिखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आपको सिर्फ कलर यूज करना है, टेक्स्ट कलर, तो हम लोग यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको टेक्स्ट कलर, इन द सेंस टेक्स्ट हाइपन क्या चाहिए, वाइट, टेक्स्ट हाइपन लाइट, टेक्स्ट हाइपन बॉडी, टेक्स्ट हाइपन डार्क, सेकेंडरी, अगर रेड चाहिए डेंजर, येलो चाहिए वार्निंग, ठीक है, लाइट ब्लू चाहिए इन्फो, ग्रीन चाहिए सक्सेस, डार्क ब्लू चाहिए प्राइमरी, म्यूटेड, लाइट ब्लैक में आएगा म्यूटेड में। जैसे जनरली आपको म्यूट का मतलब आपको दिखता है कि क्या रहता है, वो ऐसा महसूस होता है कि उसमें हम लिख नहीं सकते हैं, डिजेबल जो होता है जनरली, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पास किया हुआ है। बट सपोज दैट अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मान लीजिए हमें इतना कलर दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 कलर है। अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ब्लू कलर आ रहा है ये हम कलर चेंज करना चाहते हैं, या इस पे कुछ हम अपना सीएसएस पास करना चाहते हैं, एक क्लास बना लीजिए। मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है, तो हम एक सीएसएस लिख लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन कहीं भी जाइए प्रॉपर लिखिए। मान लीजिए हमने दे दिया नेमिंग कन्वेंशन बीजी कलर, बट हम तो अपना सीएसएस लिखने जा रहे हैं ना, तो हमें तो स्टाइल में पास करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर दीजिए, क्या है, हमें पास करना है बैकग्राउंड कलर, लगाइए, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ देना चाहते हैं येलो, ठीक है, सेव कीजिए, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं। हमारा अपना जो सीएसएस था वो हमारा अपना सीएसएस एंड प्लस बूटस्ट्रैप का सीएसएस, दोनों को हमने यहाँ पे पास किया। तो अगर आप ये चीज देखिए, अगर हम ये हटा दें और ये ना बोले कि ये बूटस्ट्रैप का है, तो फिर तो ये नॉर्मल एक क्लास लिखा हुआ है ना, जैसे हम सीएसएस में लिखते हैं। तो मैं ये क्यों बोला कि अपना सीएसएस जब भी लिखिएगा तो आप क्लास नेम अलग लिखिएगा, ये जो यूज हुआ है ये क्लास नेम मत लिखिएगा। कारण उसके पीछे है, सपोज आप बीजी कलर नाम से नहीं टेक्स्ट प्राइमरी नाम के क्लास पे ही आप अप्लाई कर दिए, मान लीजिए, अब बताइए क्या होगा, आउटपुट आएगा बैकग्राउंड कलर, अभी तो फिलहाल सेम है, ब्राउन कलर आएगा। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब मान लीजिए, म्यूट कीजिए, अब हमारा टेक्स्ट कलर नाम का जो टेक्स्ट प्राइमरी नाम का जो है सीएसएस क्लास है, सपोज दैट यहाँ पे हमें येलो बैकग्राउंड चाहिए और हमने क्या किया है, इस क्लास पे यूज किया है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे जो सक्सेस है तो ये ग्रीन देगा, चेक करते हैं, तो येलो कलर है तो क्या करता है नीचे, कुछ दिखा, यहाँ पे येलो कलर आया, बट जो पीछे का जो कलर था ये ओवरराइड नहीं हुआ, मान लीजिए क्यों, क्योंकि फर्स्ट में उसे बैकग्राउंड कलर ये टेक्स्ट कलर मिल रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को येलो करना था, या सपोज इस लाइन को येलो करना था, बैकग्राउंड पास करना था। अब जहां जहां ये टेक्स्ट प्राइमरी रहेगा, मान लीजिए हमारा जो सेकेंड लाइन है ये भी हमारा टेक्स्ट प्राइमरी क्लास है, लेकिन हमें जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट प्राइमरी था सिर्फ उसका रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड कलर येलो करने का, ठीक है, सिर्फ ये लाइन का, और ये लाइन का नहीं है। तो अभी क्या होगा, दोनों लाइन आएगा येलो बैकग्राउंड में, या एक लाइन आएगा सिर्फ, दोनों आएगा सर। दोनों आएगा। वैसे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि टेक्स्ट प्राइमरी जहां जहां रहेगा उस सब को ये येलो कर देगा, क्योंकि हमने सीएसएस इस पे अप्लाई कर दिया, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को येलो करना। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सेपरेट क्लास करना पड़ेगा। इसलिए हमें सेपरेट क्लास लिखना पड़ेगा। मान लीजिए बीजी हाइफन हमने दे दिया येलो, ठीक है, तो अब क्या होगा, जहां भी रिक्वायरमेंट है येलो का उसे अब
आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसका तो रिक्वायरमेंट था सिर्फ येलो करना ना, इसे तो मतलब ही नहीं था कि दूसरा क्या हो रहा है। समझ आ गया? इसीलिए कभी भी हम लोग जब सीएसएस लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप का सीएसएस जो भी रहेगा क्लास है, उस पे अपना सीएसएस नहीं डालेंगे, हम सारा सीएसएस को अपना सेपरेट रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये था आपको टेक्स्ट कलर। अब आप चाहते हैं क्या बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो बूटस्ट्रैप है वो है बीजी हाइफन। आपको सजेशन आ रहा है, अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है बूटस्ट्रैप का तो आएगा, अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, सपोज आप जाइए एक्सटेंशन में, मार्केट प्लेस में जाइए और यहाँ से सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप 4 या 5 जो भी, यहाँ सर्च कीजिए आपको आ जाएगा। बूटस्ट्रैप 4 को इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर बैकग्राउंड को पास करना है, बीजी हाइफन डेंजर दीजिए, सेव कीजिए, चेंज हो गया कलर। तो सेम जैसे आपके पास टेक्स्ट कलर था वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी है। सेम जो नाम आप अभी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जो लिस्ट लिखे हैं ना, टेक्स्ट हाइफन करके, वार्निंग, सक्सेस, डेंजर, वही चीज बैकग्राउंड कलर के लिए नाम क्या रखेंगे, बीजी और हाइफन। और जो टेक्स्ट में रख रहे थे म्यूटेड, प्राइमरी, जो भी वार्निंग, सारा चीज को यहाँ पास कर सकते हैं, बीजी हाइफन प्राइमरी, बीजी हाइफन डेंजर, लाइक दैट। समझ में आ गया? तो अब हमारा एक चीज और होता है इशू, क्या एक क्लास में हम मल्टीपल क्लास को पास कर सकते हैं या नहीं? ऑब्वियस, सीएसएस में ही हमें पता है कि एक क्लास में मल्टीपल क्लास हम रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आपका ये टेक्स्ट कलर को चेंज कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है, नेक्स्ट कुछ और रिक्वायरमेंट है, पास कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? तो ये दो चीज से हम क्या समझे, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करना है, ये दोनों से हमें ये चीज मिला। ये क्या हो रहा है, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये व्हाइट हो गया, क्यों? कोई आइडिया? क्योंकि सर वो सेलेक्ट हो रहा है तो सेलेक्टेड में कैसे हुआ, अगर सेम सीएसएस हुआ? ओवरराइड हो रहा है सर, ब्लू है तो ओवरराइड है सर। सीएसएस में सर सिलेक्शन एलिमेंट लगता है। करेक्ट, एलिमेंट नहीं, सिलेक्शन, ये आपको सेलेक्टर है, मतलब सेलेक्ट, हाँ सॉरी, सिलेक्शन एलिमेंट और क्लास जो सर वो होता है। सूडो सिलेक्टर ही है ना, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सूडो तो एलिमेंट। सीडो एलिमेंट और सीडो क्लास है, उसमें आपको एक सिलेक्शन का प्रॉपर्टी है, उसी के हेल्प से ये हो रहा है कि सिलेक्शन पे क्या करना चाहते हैं, और वो ये ओवरराइड नहीं कर रहा है। ठीक है, गलत जानकारी से बचें। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर ये दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है आप यूज अच्छा कर सकते अच्छा हैं। सर, वो जो फॉन्ट कलर दे रहा है उसमें, तो मान लीजिए कि हम लोग वहाँ पर कलर और जो पास करना है वहाँ पास कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट कलर। पता नहीं भाई, मुझे सीएसएस नहीं आता है, कॉपी किताब भी शायद होगा, जो भी कलर पास करेंगे ना सब होगा, क्योंकि कभी खुद भी लिख लिया कीजिए। अधूरी जानकारी सेहत के लिए हुआ, हानिकारक है सर। हो रहा है येलो कलर, क्योंकि मैंने H2 पे लगाया सिलेक्शन प्रॉपर्टी, तो जैसा कलर किए वैसा हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या किए, टेक्स्ट कलर हमारा चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको दे रहा है ओपेसिटी चेंज करने के लिए, ये ओपेसिटी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक टेक्स्ट जो है ना विथ 50% ओपेसिटी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, और यहाँ पे 50% ओपेसिटी है किस पे, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे। कैसे है जो देखिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक 50, मतलब 50% दे रहा है ब्लैक ओपेसिटी, और टेक्स्ट व्हाइट 50 ये दे रहा है 50% दे दिया आपको व्हाइट ओपेसिटी। ठीक है, और बीजी जो कलर लगा हुआ है वो ऑलरेडी है,
मीन्स ओपेसिटी अगर हमें पास करना है ना, तो हम लोग ये टेक्स्ट ब्लैक इस टाइप से पास कर सकते हैं या टेक्स्ट वाइट पास कर सकते हैं, और हमें ये सब के लिए CSS ऑलरेडी पता है, तो झंझट लेना नहीं है। फिर बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी जस्ट हम लोग देखें, तो जैसे हम लोग टेक्स्ट कलर कर रहे थे तो हम लोग लिखते थे टेक्स्ट हाइफन कलर, और अगर बैकग्राउंड कलर है तो हम लोग BG हाइफन चलेंगे लेके। बस ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअली आपका बैकग्राउंड कलर, टाइपोग्राफी, ये दोनों का। फिर आपको है टेबल का। टेबल का हम लोग लंच के बाद करेंगे। अब देखते हैं टेबल। चलिए ठीक है, अब देखते हैं टेबल्स। ठीक है, तो टेबल जैसे ऑलरेडी हमें मालूम है, बट HTML में टेबल कैसे बनता है। टेबल टैग लेंगे, फिर हम लोग डिजाइन को क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले कोड को देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे ऊपर एक कंटेनर लिया गया। क्यों लिया गया कंटेनर, कोई आइडिया? चलिए रिमूव करते हैं कंटेनर को। यहाँ एक टेबल क्लास है। अब आपके पास कोई भी बूटस्ट्रैप का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। मीन्स नॉर्मल जैसे हम HTML में टेबल लिखते हैं सेम वही है, बट यहाँ पे एक अंतर है। क्या है? यहाँ पे जब ये टेबल टैग स्टार्ट हुआ है तो टेबल टैग के केस सर आप म्यूट हो। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे टेबल टैग हो गया। अभी आपके पास क्या है, नॉर्मल टेबल टैग है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एक टी हेड लिया हुआ है। टी हेड के अंदर मतलब हम कंटेंट को डाल रहे हैं जो हमें हेडर में रख रहे हैं। फिर आप टी बॉडी चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग ये HTML के केस में भी देखे थे, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, इस टाइप से हम कंटेंट को सेपरेट कर रहे हैं। उसे कोई आउटपुट, आपका आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए, तो इसका पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल टेबल है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का टेबल में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज देखिए, जब ये देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है ना, आपका जो कंटेंट है वो इंड साइड में स्क्रीन को टच कर रहा है, तो ये सुटेबल नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस को ले आते हैं बाहर में। तो सबसे पहले जो डिव है इस पे हम लोग जाकर कंटेनर को पास किया हुआ था, कंटेनर। ठीक है, सेव कीजिए। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा अंदर आ गया। मीन्स थोड़ा सा कहिए या 100% पे जाइए। हाँ, इतना आपका कंटेंट जो है अंदर आ गया। जितना भी चाहिए रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम कर लेंगे। ये हुआ। सेकंड चीज, अब इस टेबल के डिजाइन पे चलते हैं। तो कभी भी एक चीज ध्यान रहे, टेबल को अगर रिस्पॉन्सिव करना है, जैसे हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा रिक्वायरमेंट है, तो टेबल को अगर डिजाइन करना, रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो जो हम लोग ओवरफ्लो एक्स देते हैं वो आप टेबल पे नहीं पास कर सकते हैं कभी भी। वो ओवरफ्लो एक्स आपका डिव पे पास होगा। मीन्स टेबल को जो कंटेनर या जो टैग है टेबल को रैप कर रहा है उस पे हम पास करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। टेबल के पास एक बाय डिफॉल्ट क्लास है टेबल नाम का। ठीक है, आप जस्ट नॉर्मल टेबल टैग दीजिए क्लास नेम और चेक करते हैं क्या आउटपुट आया। आपका एक नॉर्मल सा CSS हम लोग अभी पास किए हैं। क्या है वो, टेबल क्लास है, और उसके हेल्प से क्या हो रहा है, आपको अंडरलाइन नीचे एंड ऊपर प्लस हर एक के बीच में सेपरेटर आ रहा है। यही डिजाइन को अगर आप सपोज HTML के हेल्प, CSS के हेल्प से करते तो क्या होता, आपको सेलेक्टर यूज करना पड़ता, और इवन कॉन्सेप्ट, या फिर हर एक के पास सेपरेटर लग रहा है। मीन्स हमें कुछ लाइन ऑफ CSS लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना लाइन ऑफ CSS है, सिर्फ एक नॉर्मल सा टेबल का मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ। समझ में आया? तो एक क्लास आपका कितना बेनिफिट कर रहा है और क्या हो रहा है जो समझ में आ रहा है आपको। अब अगर इस टेक्स्ट को अगर सपोज हमें कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड को हमें कलर चेंज करना है, तो फिर जैसे हम जानते हैं बाकी यूज कर सकते हैं। तो सपोज दैट बैकग्राउंड हमें पास करना है टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर के लिए क्या था, टेक्स्ट हाइफन कलर। मीन्स
टेक्स्ट सपोज डेंजर दे दिए, सेव कीजिए, आपका कलर क्या हुआ, सभी यहाँ पे रेड हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, टेक्स्ट टेबल के कंटेंट में मीन्स टॉप लेवल पे हमने वो कलर को पास कर दिया। बट सपोज इस रो के डेटा को सिर्फ पास करना है या हेडर सेक्शन को पास करना है, तो ये जो हम लोग टेक्स्ट डेंजर जो दे रहे हैं कहाँ पर, ओवरऑल में, वो हम इस सेक्शन पे पास कर देंगे जहां भी रिक्वायरमेंट हमारा है। समझ में आया? जब हम लोग इसे हेडर में पास किए हैं तो ये क्या कर रहा है, हेडर सेक्शन के कंटेंट को ये आउटपुट कर रहा है इफेक्टिव, सिर्फ इस एरिया को पास कर रहा है वो कलर। आपको अपना सीएसएस देना है आप दे सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से हमारे पास और भी डिजाइन है। तो कोई भी चीज करना है उसमें आपको पेरेंट को पहले पास करना पड़ेगा। पेरेंट इन द सेंस टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो टेबल को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले टेबल क्लास पास करना होगा। इसके बाद आपको अलग अलग और भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्टरनेट में कलर जो है चेंज हुआ है। जो जॉन का जो सेक्शन है वो बोल्ड है, मीन्स बैकग्राउंड उसका डार्क है। मैरी जो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट है। फिर जुलाई है, इसका बैकग्राउंड कलर फिर आपको सेम आ रहा है जो ऊपर का है। तो इसके लिए जो सेकंड हमारा क्लास है वो टेबल स्ट्रिप्ड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जेब्रा स्ट्रिप्स। तो इसे हम लोग जेब्रा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमें कंप्लीट टेबल पे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि हमें पेरेंट क्लास पास करना पड़ेगा। तो पेरेंट क्लास कौन है, टेबल है। इसके बाद आप सेकंड क्लास को पास कीजिए, टेबल स्ट्रिप्ड। अब सेव कीजिए। आया? मीन्स अब ये क्यों जरूरी है कि पेरेंट क्लास को पास करना, क्योंकि पेरेंट क्लास जब पास कर रहे हैं तो उसके पास जो सीएसएस है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में जो सीएसएस है वो अप्लाई होते चलेगा। मीन्स इस टाइप से आपको सारा सीएसएस अप्लाई होते जा रहा है। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है जब हम टेबल कॉन्सेप्ट को नहीं यूज किए, टेबल क्लास हमारा गायब हुआ। तो अभी आपके पास क्या है, टेबल स्ट्रिप्ड सिर्फ क्लास है। तो क्या डिफरेंस हुआ ये पता चल रहा है। तो मोस्टली हमें फोकस क्या करना है ना, कि क्या क्लास है और उससे क्या हो रहा है। और ये भी जरूरत नहीं है कि आपको याद करना है, ऐसा नहीं है। जब इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको अगर सपोज बूटस्ट्रैप का टेबल यूज कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप से हम उसका क्लास लेते हैं और किस क्लास से क्या आउटपुट आता है। मीन्स उतना ज्यादा डीपली नहीं पूछता है कोई भी। नॉर्मल कि हमें अगर पैडिंग पास करना है या टेबल को डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो टेबल डिजाइन करना है तो टेबल क्लास ले लेंगे, टेबल क्लास के बाद जो भी पास करना है वो करते जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, रो को हम लोग डिजाइन किए, स्ट्रिप्ड रो। हाँ बोलिए। सर कंटेनर में क्या क्या लिए हैं, क्लास क्लास कंटेनर, कंटेनर ये वाला ऊपर हाँ ये अलग बूट से स्ट्रैप, फाइल है। नहीं ये बूट स्ट्रैप का कंटेनर क्लास है। ये इसमें जितना भी सिर्फ हम, मतलब इसमें क्या क्या रहेंगे मतलब ये सीएसएस फाइल हुए ना। नहीं ये सारा बूट स्ट्रैप, हम लोग सीएसएस कोई नहीं लिखे हैं। एक लाइन भी हमारा सीएसएस लिखा हुआ नहीं है, सब हम लोग बूट स्ट्रैप पे चल रहे हैं। जो यहाँ पे तो इवेंट जो आपको, सर जो यहाँ पे कंटेनर भी में है, आखिर होगा क्या क्या, मतलब ओनली कंटेनर लगा देंगे तो टेबल टैग ले लेगा, तो कुछ तो होंगे ना इसमें। हाँ कुछ तो जरूर है। क्यों, आप कब ज्वाइन किए क्लास, कितने बजे? तो आज हम ज्वाइन किए अरे 10 हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम आपका हिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं, आप कितने बजे आज क्लास ज्वाइन किए जो पूछ रहे हैं। हम लोग 10 क्लास मिनट के तक 10-20 मिनट लेट हो गए थे। 10-20 मतलब 1:30 वाला क्लास में या फिर 12 नहीं बजे नहीं क्लास में? तो 12 बजे सर, 12:10 में ज्वाइन हुए हैं हम। अच्छा, तो हम लोग भी तो 12 बजे ही स्टार्ट किए थे, 12:10 में। सर 12:10 पे तो बेसिक बता रहे थे आप। हाँ उसी टाइम तो हम कंटेनर बताए हैं, पर ठीक हम है। समझे नहीं सर, तो फिर पूछे क्यों नहीं। अभी ध्यान दिए। रोड पे चलिएगा ना तो देख के चलिएगा, बाद में ध्यान दीजिएगा तो फिर समझ रहे हैं ना क्या होगा। फिर ध्यान देने के लिए आप नहीं रहिएगा, फिर ध्यान देने के लिए कोई दूसरा बाकी कोई बताओ रहेगा। सर, बाकी स्टोरी टाइम। हाँ उस समय फिर देर से ध्यान दीजिएगा तो आप नहीं ध्यान दीजिएगा, दूसरे कोई ध्यान देंगे आपको। अच्छा आवाज नहीं आ रहा था। सही है, आवाज
देखिए क्या होता है, अगर जब कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर के कारण अभी आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ आपको पैडिंग आ रहा है, ठीक है? तो ये आपको जो है कंटेनर के कारण आता है। अगर हम यहाँ पे कुछ और डेटा पास कर दें, अब देखिए ये डेटा ए के बाद जाना चाहिए था, बट हमारा डेटा ए के बाद नहीं गया और वो ए के बाद नीचे ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है? क्लास कंटेनर, और कंटेनर क्या कर रहा है, लेफ्ट में आपको एंड राइट में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, और जो क्या है, एक मार्जिन है। हम कंटेनर को यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी आपका नॉर्मल एचटीएमएल कोड हो गया, समझ में आया? तो अब आपके पास क्या है, नॉर्मल एचटीएमएल है। तो जो लेफ्ट साइड में हमें स्पेस था वो गायब हुआ, और शायद हो सकता है टॉप में भी मार्जिन दे रहा हो, वो गायब हुआ। देख कर देखिए, नहीं टॉप मार्जिन नहीं दिया। तो ये क्या कर रहा था, लेफ्ट में और राइट में जो मार्जिन स्पेस है, मार्जिन जो हमें दे रहा है वो कंटेनर के हेल्प से आता है। समझ में आ गया ना क्या करते हैं उसको से? अभी भी कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बता दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग ने टेबल को ले लिया। तो टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो टेबल जो भी पेरेंट क्लास है उसे पास करेंगे, और पेरेंट के बाद फिर आपको चाइल्ड क्लास उसका पास करते चलना है। जो टेबल स्ट्रिप कैसा डिजाइन बनाना है वो पास करते जाइए। मीन्स मल्टीपल क्लास हम लिखते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, तो टेबल का हो गया। सपोज अब हमें टेबल के चारों तरफ बॉर्डर हमें लगाना है, तो टेबल का ऑलरेडी क्या है, बॉर्डर है, मीन्स बॉर्डर रहेगा। तो टेबल हाइफन बॉर्डर क्लास का नाम, ठीक है? तो इसी में लगा दीजिए। तो इसमें लगाने से क्या होगा, एक्चुअली जो अभी जो ये डिजाइन दिख रहा है ना, ये डिजाइन के साथ बॉर्डर आ जाएगा, टेबल हाइफन बॉर्डर, ठीक है? सेव कीजिए। अभी आपका क्या हुआ, चारों तरफ बॉर्डर आ गया, पहले बॉर्डर नहीं था। अब अगर हम लोग टेबल, अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है अल्टरनेट पे वो नहीं चाहिए, और सिर्फ हमें बॉर्डर चाहिए। टेबल स्ट्रिप हटा दीजिए, सिर्फ बॉर्डर रखिए। समझ में आ गया? क्योंकि हो सकता है कि अल्टरनेट पे हम अपना कोई दूसरा कलर पास करना चाह रहे हैं, तो वैसे केस में हम कर सकते हैं। मीन्स हम मल्टीपल क्लास को कैसे पास करेंगे, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। फिर सेकेंड आपका था क्या, बॉर्डर आप ऐड कर रहे हैं, टेबल बॉर्डरलेस। सपोज क्या हुआ, बॉर्डरलेस के कारण जो भी ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ रहा था, ठीक है, ये बॉर्डर भी हटाइए। अब देखिए, पहले आपको हर एक के बीच में सेपरेटर था, जो बॉर्डर आ रहा था वो बॉर्डर आपका गायब हो गया। अब क्या है, सिर्फ टेबल स्ट्रिप आ रहा है, करेक्ट? ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट पे जाइए। तो बॉर्डर, अब हमें एच ओवर पे आपका कोई इफेक्ट शो करना है, लाइक ऐसे जब जा रहे हैं तो हमारा कलर शो करना चाहिए था। हम लोग ऑलरेडी ये सारा चीज जो है ना HTML में कर चुके हैं CSS के हेल्प से, एच ओवर प्रॉपर्टी लगाकर। तो सेम चीज अगर आपको बूटस्ट्रैप में करना है तो उसका क्या है कॉन्सेप्ट, टेबल एच ओवर, ठीक है? अब यहाँ पास कर दीजिए। नेमिंग कन्वेंशन को केयर कीजिए, और कुछ नहीं। हर एक में क्या होना है उससे आपको समझ में आते चला जाएगा। हुआ? तो ये कलर जो है बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। आप इसको कलर चेंज करना है तो आपको अपना CSS लगाना पड़ेगा ओवर पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ओवर इफेक्ट ग्रे बैकग्राउंड कलर देगा, दूसरा कलर नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक और डार्क टेबल। अगर हमें टेबल को क्या करना है, ब्लैक कर देना है, तो क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा क्लास लगा दीजिए। अब क्लास का मतलब क्या हो गया, सपोज हमें टेबल चाहिए, देखते हैं डेंजर आएगा, आएगा। क्या करेगा ये, डेंजर का मतलब कैसा कलर, रेड। तो ये पूरा Yes, sir. टेबल को रेड आपको, सर। पूरा टेबल को रेड कर देगा, हो गया। और अल्टरनेट जो एच ओवर का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट शो कर रहा है, हो रहा है ना? मतलब पूरा टेबल आपका उस कलर में आ गया जैसा टेबल का आपको चाहिए। तो टेबल डेंजर हम दे दिए, टेबल आप, अब मान लीजिए हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है सपोज, तो क्या था कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड कलर क्या क्लास था उसका,
पीजी डेंजर। पीजी हम लगा देंगे। तो हम एक रो को लेकर चलते हैं, ज्यादा नहीं, सिंगल रो को। तो क्लास पास किए और बैकग्राउंड के लिए बीजी और हाइफन सक्सेस दे देते हैं ग्रीन के लिए। कीजिए, आ गया। मीन्स पूरा टेबल आपका जो है वो आपका रेड है, बट हम पर्टिकुलर सेल को क्या कर रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें अभी तक, पर्टिकुलर टेक्स्ट को कैसे कलर करेंगे, पर्टिकुलर रो को कैसे कर रहे हैं, पूरे टेबल को कैसे कलर किया गया, बॉर्डर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेम काम हम लोग सीएसएस से करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाइन ऑफ कोड जाएगा। बट सेम काम जब हम बूटस्ट्रैप से कर रहे हैं, हमारा लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है ये आपको अभी समझ में आएगा। फिर सेकंड है, मान लीजिए डार्क स्ट्रिप्ड टेबल। तो टेबल डार्क ऑलरेडी हमें पता है, ये तो डार्क कर दे, ये कलर दे देगा, जैसे टेबल डैश डेंजर हम लोग दिए। और स्ट्रिप्ड क्या करेगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो बीच वाला जो सेक्शन जो आपको जो दिखा रहा है अल्टरनेट पे जाने पे, ओवर पे ले जाने पे, जेब्रा स्ट्रिप जिसे बोलते हैं अल्टरनेट वाले। फिर है एच ओवर डार्क टेबल, मीन्स ओवर पे जा रहे हैं और ये कलर को चेंज कर रहा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, टेबल एच ओवर, ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, है ना। टेबल एच ओवर, यहाँ पे ओवर करेगा। नीचे जाइए, बॉर्डरलेस टेबल, ये भी हम लोग शुरू में यूज किए हैं। बॉर्डरलेस क्या कर रहा था, मैं बॉर्डर को, नाम से ही समझ जाइए, बॉर्डर को रिमूव कर देगा। टेबल है तो टेबल आगे लगाना जरूरी है। बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस क्या करेगा, सारा बॉर्डर को गायब, जो भी बॉर्डर था वो सब गायब हो गया। फिर है कॉन्टेक्सुअल क्लासेस, मीन्स अगर आपको रो में जाना है, कलर को चेंज करना, या जैसे कि अभी यहाँ पे आपको एक रो का ग्रीन किया हुआ है, सेम उसी प्रकार सेकंड को कुछ और करना है, थर्ड को कुछ और करना है, आप हर एक रो को कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पास किए हैं। करेक्ट, ये टेबल रो दिए ना, तो इसी टाइप से हम दूसरा क्लास को दे सकते हैं। क्लास, सॉरी टेबल नहीं लिखेंगे ना, बीजी करना है, तो बीजी डैश और वार्निंग। वार्निंग का कलर कैसा था, याद है कि नहीं को, येलो येलो। येलो। ये कलर याद रखने को जरूरत नहीं है, बट ऑटोमेटिक हमें ये याद हो जाता है कि क्या चल रहा है। अगर हमें ब्लू कलर देना है तो कैसा कलर था, क्या था उसका, याद है, प्राइमरी। 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 तो बीजी हाइफन PRI में टोटल गिनकर 8 कलर है, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या क्या कलर है देखिए, एक डेंजर, नेक्स्ट वार्निंग, सक्सेस। SUCCS सक्सेस, नेक्स्ट प्राइमरी। प्राइमरी। इन्फो, इन्फो PRIMARY प्राइमरी, नेक्स्ट म्यूट, वाइट। वाइट। नेक्स्ट वाइट, नेक्स्ट डार्क। डार्क, हो गया और एक समझ। गया। चलिए जो भी है, एक आगो छोटा होगा, 1 2 3 4 4 8, हाँ। तो यही इतना कलर है। अब ये सारे कलर में डिमेरिट क्या है, मीन्स मान लीजिए आपको बाय डिफॉल्ट ये लगा बना हुआ है बीजी हाइफन वार्निंग, तो डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है, मान लीजिए जो रेड कलर जो दे रहा है, हम लोग डेंजर जो यूज कर रहे हैं, ये रेड ऐसा दे रहा है, बट हमें ऐसा रेड नहीं चाहिए, हमें पूरा डार्क चाहिए, जो कंप्लीट रेड, और या तो हमें कोई दूसरा कलर चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, जो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या भी बोले कि हमें यहाँ लाइन ऑफ कोड हमारा डिक्रीज हो गया हुआ, बट मान लीजिए हमें कोई दूसरा कलर चाहिए और यहाँ पे बीजी हाइफन बार्निंग में येलो दे रहा है। अब आपको बार्निंग येलो कलर ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट चाहिए। अब क्या कीजिएगा, कलर चेंज कीजिएगा अपने अनुसार। बट इसके कारण और अगर कोई इफेक्ट है, सपोज कोई और इफेक्ट ये कर रहा है, तो वो इफेक्ट चाहिए बट कलर हमें नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, अपना कलर पास कीजिएगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो पहले से जो उस पर कलर आ रहा है और हम लोग अपना कलर पास कर रहे हैं, तो पहले जो कलर आ रहा तो वो तो बेकार हो गया ना, वो तो फालतू में लिखाया, उसका तो कोई यूज नहीं हुआ। तो जब यूज नहीं हुआ तो फिर वो लिखाया, तो जब आप पेज लोड कीजिएगा
तो श्योर है वो तो टाइम लेगा ही लोड करने में, नेट का यूटिलाइज करेगा, वेबसाइट को आपका स्लो करेगा। तो ये डिमेरिट हो जाता है बूटस्ट्रैप का, कि अगर कुछ पहले से बना हुआ है तो आपको वो कस्टमाइज करना पड़ेगा। सपोज आप कोई ड्रेस परचेज करने जा रहे हैं और आपके जो ड्रेस है आपको वो फिटिंग नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ड्रेस परचेज करके बट आपको कलर पसंद पड़ रहा है, तो आप वो ड्रेस को लेकर फिर फिटिंग कराइएगा। तो उसमें क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पे करना पड़ा ना। प्लस जब वो एक बार कुछ उसमें हम दोबारा रिपेयरिंग करवा रहे हैं, कुछ भी फिटिंग करा रहे हैं, तो वो एक बार क्या हुआ, रिपेयरिंग होने के मोड में आ गया, तो वो कुछ तो उसमें डिमेरिट आना स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा खुद लॉस हो रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी पहले से जो फिटिंग करके दिया, जो भी उसने खर्च दिया स्टिचिंग पे, तो वो कॉस्ट हमारे से ले चुका और हम फिर से कॉस्ट दे रहे हैं उसे फिर से फिटिंग करने के लिए। तो ये सब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो सेम उसी टाइप से ऑलरेडी जब इस क्लास के पास कुछ इफेक्ट है, हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके बाद हमें वो पसंद नहीं पड़ रहा है तो हम अपना सीएसएस लिख रहे हैं। तो मान लीजिए बट इसके पास कुछ ऐसा इफेक्ट है जो हमें चाहिए, तो वो उसके साथ जो पहले से जो कलर हुआ वो तो फालतू में गया, वो तो बेकार हो गया। तो इसीलिए कुछ डिमेरिट हो जाता है, इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है कि हम अपना सीएसएस को लिख लें, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं हमें होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, टेबल का पूरा डिजाइन हो गया। अब आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर के लिए सेम वही चीज पास कर दीजिए, टेक्स्ट को लिए टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्सुअल क्लासेस में क्या हुआ, ये सब कलर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या करते जाएगा, टेबल का कलर चेंज करते चलेगा। अब आइए हेडर को, सपोज दैट हमें हेडर बनाना है, तो हेडर को हमें मीन्स कलर करना है, तो क्या करेंगे, टेबल हेडर के लिए टी हेड ऑलरेडी है, तो टेबल हेड में पास करेंगे। टेबल हेड ये रहा, और यहाँ हम लोग क्लास पास किए हैं टेबल डेंजर। अब हम लोग इस क्लास को टेबल डेंजर टेक्स्ट डेंजर रहने दीजिए, उससे वो टेबल ये टेबल को टेक्स्ट को पास करेगा। टी हेड ले लीजिए, और टी हेड में हम ज्यादा पास नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम डार्क दे दिए। डार्क के कारण कैसा हुआ, ब्लैक। तो ये जो है टेबल के पास जो बाय डिफॉल्ट क्लास है वो आपको ज्यादा आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। बट टेबल डार्क जब हम लोग दिए हैं उसका क्या चेंजेस हुआ आपको पता चला, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है जो बताइएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट क्या था, रेड। रेड, रेड। करेक्ट। बट जब हम लोग टेबल हेड को ला रहे हैं, ठीक है, टेबल हेड डार्क जब हम दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अब क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया इसने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल मीन्स हमारे पास टेबल हेड के पास कलर नहीं होता है। तो हाँ, अगर हमारे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चलना है तो फिर ऑलरेडी हमें पता है कलर को कैसे चेंज करेंगे और बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे, अप्लाई कर दीजिए, समझ में आ गया। बट अगर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट को यूज करना है तो टेबल हेड डार्क है और सेकंड हमारा व्हाइट है, शायद डार्क को हटाइए, दिखेगा क्या है, लाइट है, लाइट में आपको उजला व्हाइट कर देगा। तो जब वो व्हाइट किया तो टेक्स्ट जो है वो आपको ब्लैक कर दिया। तो आप एक चीज जरूर देख रहे हैं बेट, इससे आपको ये क्या समझ में आएगा ना, जब टेक्स्ट बैकग्राउंड को हम ब्लैक किए हैं, टेक्स्ट को व्हाइट किया जा रहा है, ये टेक्स्ट को जबकि रेड भी रखा जा सकता था, ठीक है, बट ऐसा पहले से बनाकर रखा गया है, क्यों, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड जब व्हाइट ब्लैक हो गया तो टेक्स्ट इस कलर पे होना चाहिए ताकि यूजर को दिखे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, कलर कॉम्बिनेशन मेन मैटर करता है, कुछ भी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन पे हम लोग मान लीजिए ब्लैक लेकर चल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है क्योंकि यूजर को दिखने में उतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइप से कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो वो चीज को हम मतलब थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि कैसा चल रहा है। अब सेकंड आइए, अगर टेबल को आपको स्मॉल करना है, ठीक है, तो आप टेबल स्मॉल यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, टेबल स्मॉलर बाई कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ, जो डेटा रहेगा ना उसको वो डिलीट कर देता है शायद। कितना डेटा है, 3 4 टेबल एसएम। देखिए अभी क्या हो रहा है, आपको ये जो डेटा, रुकिए मैं क्लास को यूज कर देता हूँ।
इसमें कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रहे। ये जो सीक्वेंस हम लोग लिखे हुए हैं कोई मैटर नहीं है कि पहले ये रहेगा या वो, कोई भी वैसा कोई मैटर नहीं करता है। टेबल एसएम सेव कीजिए। क्या हुआ, इसने जो भी हमारा पैडिंग मार्जिन जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो सब डिक्रीज कर दिया बाय डिफॉल्ट। देखिए बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं अंदर का जो पैडिंग चल रहा है वो ज्यादा है कंटेंट में, पर टेबल एसएम लेने पे आपका वो डिक्रीज कर दिया, ठीक है। टेबल ये हुआ। सेकंड आइए, एक क्लास ऑलरेडी है टेबल रेस्पॉन्सिव। टेबल एक्टिव क्या करता है, देखिए क्या हुआ, सेम कुछ तो खास नहीं हुआ, वो बड़ा तो पहले से ही था हमारा। टेबल एक्टिव हटाइए, रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव क्या करेगा, देखा, डेटा को इसने कंप्रेस किया। अगर आप जब ज्यादा डेटा लीजिएगा तो आपका डेटा को ये अपने अनुसार वो एडजस्ट कर देता है, बट ये ज्यादा इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब डेटा ज्यादा है तो आपको नीचे में स्क्रॉल बार को ला रहा है रेस्पॉन्सिव के कारण। जो हम लोग CSS में अगर लिखते हैं तो कैसे आता है, ये याद है कि नहीं को, CSS में ये स्क्रॉल बार कैसे होता है, ओवरफ्लो एक्स। ओवरफ्लो एक्स लेंगे। तो ओवरफ्लो एक्स जो है हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, टेबल पे लगाते हैं या टेबल के बाहर लगता है, बाहर लगता है ड्यू पे। टेबल के बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डिव, ये टेबल पे क्या हो रहा है, टेबल के बाहर डिव पे जो है टेबल रेस्पॉन्सिव लग रहा है। समझ में आ गया, इन द सेंस इनडायरेक्टली ये इसमें कोड क्या लिखा हुआ होगा, क्या लग रहा है आप लोग को, इनडायरेक्टली कोड इसमें क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, क्योंकि इसने बाहर रखा है डिव पे। इसका मतलब ओवरफ्लो एक से लेकर ये चल रहा है, तभी तो ये डेटा को स्क्रॉलिंग में ले आया। समझ में आ रहा है। तो कहीं भी टेबल में ये करते कब है, कभी भी हम लोग कोई भी डिजाइन अगर बनाते हैं ना, तो ये ओवर मतलब हम ये देख के चलेंगे कि आज मान लीजिए हमारे पास अगर 5 डेटा है, कल हमारे पास 5 डेटा नहीं, मीन्स 5 हेडर है। हो सकता है कि कल आपके पास 10 डेटा हो जाए, 5 हेडर रहे, 15 हेडर आ जाए, मतलब हेडर का संख्या जो है वो ज्यादा हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज सिटी। तो उस केस में आप ये तो नहीं कीजिएगा कि हाँ हम कोड को फिर से ओपन करके और फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी डिजाइन बनाते हैं उस टाइम ही हम प्रिपेयर कर ये सोच कर चलना पड़ता है कि कल अगर डेटा ज्यादा होता है, मीन्स हेडर हमारा ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, तो डेटा कहाँ जाएगा ये, ठीक है। ये टेस्टिंग करने के दौरान ही टेस्ट किया जाता है कि ज्यादा होने पे क्या होगा। हो सकता है लक बाई चांस अभी हमारे पास डेटा कम है तो चलेगा। तो टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिंपल सा क्लास है टेबल रेस्पॉन्सिव, और कुछ नहीं इसमें, नॉर्मल सा। अब यहाँ फिर यहाँ पे क्या है, जो देखिए इसने क्या किया, टेबल रेस्पॉन्सिव जरूर है बट यहाँ पे लगाया SM। SM क्या करेगा, फिर से सेम आपको वो रिड्यूस कर देगा, पैडिंग मार्जिन जो भी हो रहा है रिड्यूस कर रहा होगा। क्या लिखा है ऐसे यहाँ पे, responsive SM create a responsive table which will scroll horizontally on the screen that are less than 576 pixel wide, in the sense जिसके पास स्क्रीन इससे कम रहेगा उसके केस में ये आएगा। जैसे अगर आपको बिग स्क्रीन पे करना कोई भी चीज है, पहले मैं डेटा को ले लेता हूँ, रुकिए। कुछ कुछ ये सब कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली हम लोग ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टेबल आपका रेस्पॉन्सिव, जिसमें आपको क्या हो रहा है, कंटेंट आपका मूव नहीं कर रहा है बट आपका डेटा मूव कर रहा है। बट हमें ये रेस्पॉन्सिव करना है कब, जब हमारा स्क्रीन साइज स्मॉल हो तब। क्या करेंगे, टेबल रेस्पॉन्सिव में हम लोग
ये भी एली टेबल रेस्पॉन्सिव और एसएम दे देते हैं। वेट, एसएम मतलब जब हमारा स्मॉल स्क्रीन आएगा तब हमारा टेबल को रेस्पॉन्सिव करने में वो ये कोड मदद कर देगा आपको। अब ये नहीं रहेगा क्या? अब देखिए, अब आपका डेटा क्या हुआ, पूरा वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है, करेक्ट, बट हम लोग एसएम लगाए हैं। देखते हैं स्मॉल स्क्रीन में क्या होता है, कुछ समझ में आया? ये हुआ जो आपका डेटा को इसने रिस्पॉन्सिव कर, पूरा वेबसाइट चेक नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ ये टेबल चेक कर रहा है, करेक्ट। बट जब आप बिग स्क्रीन पे जाते हैं, क्या हो रहा है, आपका वेबसाइट चेक कर रहा है, आपका टेबल नहीं चेक कर रहा है। मीन्स बिग स्क्रीन में आपका ये टेबल रेस्पॉन्सिव नहीं बना, रेस्पॉन्सिव इसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा वेबसाइट चेक कर रहा है, बट ये नहीं करना चाहिए। आपका स्मॉल स्क्रीन में, सिर्फ स्मॉल स्क्रीन में ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है। मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि स्मॉल प्लस बिग स्क्रीन दोनों में रेस्पॉन्सिव हो, तो ठीक है, तो इसको हम लोग टेबल टेबल रेस्पॉन्सिव लगा दिए। अब क्या हुआ, आपका बिग स्क्रीन में भी रेस्पॉन्सिव रहा क्योंकि हमने टेबल रेस्पॉन्सिव किया। अब स्मॉल स्क्रीन में जाइए और यहाँ भी रेस्पॉन्सिव आ गया क्योंकि आपका वेबसाइट चेक नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? या सेम चीज को हम लोग LG दे सकते हैं, LG मतलब लार्ज स्क्रीन, वैसे भी चलेगा। जाइए नॉर्मल पे, आ रहा है, ठीक है। तो LG, SM, MD ये सब यूज करते हैं कब? LG का मतलब क्या होता है, लार्ज स्क्रीन, SM मतलब स्मॉल स्क्रीन, और MD मतलब मीडियम स्क्रीन। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे कीवर्ड है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ले सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, तो ये था आपका टेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइए इमेज में, ऑलरेडी हमें पता है सर्कल कैसे करते हैं और ये सब डिजाइन। सर्कल कैसे होगा ये, अगर CSS में करते तो रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ले लेंगे तो हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास है बना हुआ, देखिए। अगर आपको कॉर्नर को सिर्फ राउंड करना है, ये फर्स्ट वाला केस, ठीक है, तो इसके लिए क्लास का नाम है राउंडेड, ठीक है। वो क्लास क्लास राउंडेड के कारण वो सर थोड़ा कॉर्नर को वो जस्ट कॉर्नर को वो करेगा। अगर सर्कल बनाना है तो सेकंड क्या है, क्लास ऑलरेडी राउंडेड था, इसमें लगाइए सर्कल, तो ये कर देगा सर्कुलर शेप में। सेकंड, ये इमेज जो है ये क्या है, थंबनेल है। बाहर में एक एरिया बना हुआ है, थोड़ा सा निकला हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं ना, ऑफसेट बोल सकते हैं उसे। तो बाहर में इमेज के जस्ट बाहर वो थंबनेल है। क्लास क्या लगा हुआ है, क्लास का नाम भी है इमेज थंबनेल, ठीक है। देखिए ये इमेज के जस्ट बाहर में आपको कुछ बॉर्डर फ्रेम जैसा एक दिख रहा है, वो क्या है, तो इमेज थंबनेल, जो क्लास आ रहा है इमेज थंबनेल के कारण। अब आइए इमेज को हम फ्लोट करते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हम यूज कर लें फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट तो हो जाएगा। सेम क्लास यहाँ भी है, फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट, वैसा कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए इमेज को टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्या लगता है? नो सर। नहीं कर, क्यों? टेस्ट अलाइनमेंट ओनली फॉर टेस्ट के लिए होता है। करेक्ट, एकदम सही क्वेश्चन। इनलाइन है सर है। मतलब ओम रात में लाइट जलाएंगे क्योंकि अंधेरा रहता है, दिन में नहीं जला सकते हैं क्योंकि लाइट रात के लिए बना है, दिन के लिए थोड़ी बना है कि नहीं?
समझ में आ रहा है ना चित्रेश, कैसे कैसे बातों को घुमाया जाता है। देखिए बहुत मजा जा रहा है सर, वो भी इंग्लिश बोल के सर, वही तो। इंग्लिश का अंग्रेजी बोला जा रहा है। देखिए तो इमेज को अगर सेंटर में करना है ना तो आप टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो इनलाइन है, और इनलाइन में आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लेना है तो पहले आपको इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले इन तो उसे हम लोग ये नहीं कि कोई ऑनलाइन कन्वर्टर कीजिए उससे वो कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक लगाएंगे, तब हम उस पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर पास कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपको इनलाइन को विदाउट कन्वर्ट किए हुए करना है तो ऑलरेडी हमें पता है मार्जिन हम लोग यूज करते हैं, और सेकेंड चीज फ्लोट शायद यूज करते थे, मार्जिन ऑटो एंड फ्लोट कॉन्सेप्ट शायद कुछ था एक, तो मार्जिन ऑटो लीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा। तो सीएसएस में भी हम लोग सेम चीज, सॉरी बूटस्ट्रैप टाइप से हम कर सकते हैं। तो मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो मार्जिन के लिए हमें पता है एम लिखते हैं, पैडिंग के लिए पी लिखते हैं, करेक्ट। तो अगर हमें मार्जिन लेना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एम, अगर एम टी लेंगे तो मार्जिन टॉप होता है, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो अगर लेना है तो उसके लिए क्लास क्या यूज करेंगे, एम एक्स, और ऑटो है इसलिए ऑटो, मीन्स एम एक्स हाइफन ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये हमारा क्लास लग जाएगा मार्जिन का, और डिस्प्ले ब्लॉक अगर है तो क्या करेंगे, डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में डिस्प्ले ब्लॉक का क्लास यूज कर लेगा। ठीक है, अभी इमेज यहाँ रहा है, इसे हमें क्या करना है, सेंटर में ले जाना है। अभी देखिए ये जो रेस्पॉन्सिव जो हो रहा है, जब आपका स्क्रीन साइज क्या है 170 पिक्सल है, मीन्स बड़ा स्क्रीन जो है उसमें, तब ये रेस्पॉन्सिव है। थोड़ा जूम कम कीजिए, 100% रेस्पॉन्सिव गया, रेस्पॉन्सिव यहाँ नीचे में आ गया, थोड़ा और जाइए मोबाइल व्यू पे, नहीं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ये इमेज को हमें क्या करना है, सेंटर में ले जाना है। इमेज को सेंटर में लगाइए, क्लास मार्जिन लेना है एम एक्स, कंट्रोल स्पेस आएगा, तो मार्जिन कितना देना है, 0 1 2 जो भी दे पास कीजिए, नहीं है हमें चाहिए ऑटो, एम एक्स ऑटो, सेव कीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ। अब हमें डिस्प्ले डी हाइफन क्या यूज करना है, इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक जो भी है पास कर सकते हैं। मींस डिस्प्ले का शॉर्टकट क्या चल रहा है, डी लिख रहे हैं, जो भी टाइप चाहिए आ गया, समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से हम मार्जिन को यूज करके डिस्प्ले प्रॉपर्टी से फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव इमेज। रिस्पॉन्सिव इमेज में क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है, हम लोग मैक्स बिट्स को लेना पड़ता है। तो इमेज कम इन ऑल साइज, सो डू a screen responsive image automatically adjust to fit the size of the screen. Create responsive image by adding, कौन कौन सा क्या यूज करेंगे, इमेज फ्लूइड यूज करना होगा क्लास, इमेज टैग पे स्केल नाइसली टू द पेरेंट एलिमेंट, तो इमेज फ्लूइड यूज करेंगे, और हम लोग विड्थ को भी हमें पास करना क्लास अप्लाइड। तो इमेज फ्लूइड जैसे ही यूज करेंगे ना, ये मैक्स विड्थ 100% अप्लाई कर देगा, एंड हाइट ऑटो यूज कर देगा, मीन्स इसके पास दो सीएसएस रहा। क्या चीज के लिए कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव इमेज, ओके। इमेज फ्लूइड, कोई फर्क तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल है, तो रिस्पॉन्सिव इमेज तो यहाँ नहीं दिखेगा वैसा।
यहाँ पे अब आपको, चलिए इसको हम लोग छोटा करते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, समझ में आया या नहीं आया। जैसे भी जा रहे हैं आपका ये ऐसा नहीं हो रहा है कि स्क्रीन स्टक है एक रेशियो पे, नहीं, आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं, आपका इमेज डिक्रीज कर रहा है, इन द सेंस वो इमेज रेस्पॉन्सिव है, तभी तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है अपना रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज होने पे भी वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इमेज का। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, टेबल को देखे, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर के प्रॉपर्टी को, इमेज के प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब देखते हैं जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्या होता है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। तो जंबोट्रॉन क्या होता है, अगर आपको नोटिस बोर्ड बनाना है, सपोज दैट कहीं पे आपको नोटिस दिखाना है, ये कहाँ से एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, जंबोट्रॉन हो गया बूटस्ट्रैप का, जो क्या करता है, नोटिस बोर्ड टाइप का आपको जो डिजाइन अगर बनाना है, तो आप जैसे ही जंबोट्रॉन लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका डिजाइन ये जो आपको दिख रहा है ना बैनर में पीछे में जो बैकग्राउंड कलर का सेम क्लास आपको आ जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास, नहीं यहाँ पे CSS क्लास नहीं है, देखिए इसमें क्या याद करने का चीज जो बताता हूँ, jumbo.html, आप इसमें डिजाइन को याद कीजिए, ठीक है, कि किससे क्या हो रहा है, नाम याद नहीं भी है उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अप्रॉक्स कुछ हद तक तो जरूर याद हो गया होगा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सबका नेमिंग कन्वेंशन सेम है, जो वो वर्क करेगा नेमिंग कन्वेंशन भी उसका वैसे ही है, तो कोई नया उसमें आपको दिक्कत नहीं लगेगा। दिख रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एक बैनर टाइप का बन गया, जिसमें क्या है कि आप कुछ भी डिजाइन, वो जंबोट्रॉन के कारण ऑलरेडी उतना एरिया आप बॉर्डर समझ सकते हैं, आपको बॉर्डर मिल गया, पैडिंग मार्जिन जो भी है वो पास हो गया, डिजाइन बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो है। सपोज दैट हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे, क्लास जंबोट्रॉन ये रहा, आपका पूरा कंटेनर ये है, जिसमें से नीचे में कुछ टेक्स्ट बाकी है जो बाहर है जंबोट्रॉन से, ठीक है, जंबोट्रॉन ये सेक्शन है सिर्फ। अब हमें कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे करेंगे, आपको ब्लैक दिख रहा है, हमें नहीं चाहिए ब्लैक, तो ऑलरेडी हमें पता बीजी है, बीजी करके कलर पास करेंगे। बीजी कर देंगे, कलर लगा दीजिए, सेव कीजिए, आ गया, ठीक है। तो उससे जंबोट्रॉन से हमें क्या हुआ, वो हमें एक सेक्शन डिजाइन बना कर दे दिया, अब आपको जो चाहिए आप कस्टमाइज कर दीजिए जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है, समझ में आ गया। तो जंबोट्रॉन इस टाइप का एक डिजाइन दे देता है। अगर आपको फुल विड्थ में जाना है जंबोट्रॉन का, आपको अभी क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन साइज के अनुसार आपको लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ हमें पैडिंग मिल रहा है, तो ये दोनों साइड हमें स्ट्रेच कर देना है, इसे क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हमें पता है कंटेनर फ्लूइड यूज करने का, तो सेम कंटेनर जैसे फ्लूइड यूज करते हैं तो ये स्ट्रेच करता है कंटेनर को, सेम उसी टाइप से जंबोट्रॉन फ्लूइड यूज करते हैं, तो जंबोट्रॉन दे देगा। इफ यू वांट फुल विड्थ जंबोट्रॉन विदाउट राउंडेड कॉर्नर, और सेकेंड आप एक चीज और, इसमें जंबोट्रॉन में आप देख रहे हैं कॉर्नर आपका क्या हो रहा है, राउंडेड शेप है, दिख रहा है ना, जंबोट्रॉन के कारण आ रहा है। अगर आपको राउंडेड शेप ऐड जंबोट्रॉन फ्लूइड, ठीक है, क्लास एंड ए कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड इनसाइड ऑफ इट, मतलब जंबोट्रॉन के अंदर आप चाहे तो जंबोट्रॉन फ्लूइड तो यूज कर दीजिए, स्ट्रेच कर देगा, आप उसके अंदर चाहे तो कंटेनर को पास कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों चेक करते हैं कि दोनों पे क्या होगा, पहले इसे 100% पे ले जाइए। तो कंटेनर अभी हमारे केस में बाहर में है, ठीक है, हम लोग इसी डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके नीचे लाइए, और यहाँ डेंजर था, सक्सेस कर दीजिए, और हम लोग अभी जंबोट्रॉन को ठीक है, अभी हमारा जंबोट्रॉन हुआ,
सेव कीजिए पहले। अभी क्या हुआ, आपका पूरा एरिया में स्ट्रेच कर गया। अब आप ये पूरा सेक्शन को एक कंटेनर में हम लोग पास कर देते हैं। अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि इधर ये जंबोट्रॉन के कारण आ रहा है या नॉर्मल है। देखते हैं अगर हम कंटेनर को अंदर रखते हैं तो क्या होगा। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब हम हुआ लोग सर, कंटेंट क्या तो को पैडिंग मिला। ओके, हाँ वो कंटेंट को मिलेगा। चलो यहाँ पर है ना, एक सेकंड कंटेनर देखते हैं हटाकर। करेक्ट, वो लेफ्ट साइड, जैसे कंटेनर क्या करता है लेफ्ट साइड में आपको मूव कराता है ना, वही काम ये पैडिंग दे रहा है कंटेंट को। सेकंड आते हैं, जंबोट्रॉन को हम लोग फ्लूइड करते हैं। जंबोट्रॉन फ्लूइड, देखते हैं क्या होता है इससे। कुछ तो नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये इंड टू इंड स्ट्रेच हो चुका है। कंटेनर फ्लूइड करते हैं, कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी उतना है, वो जाएगा ही नहीं। चलिए, तो जंबोट्रॉन जो ऊपर में जो है उसे हमें स्ट्रेच करना है। नीचे तो ऑलरेडी हम लोग जब जंबोट्रॉन को बाहर कर दीजिएगा ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटेनर वहां से गायब हो गया। बट सपोज दैट इसे हमें अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो मेन चीज है ना, हम लोग इससे ही कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बाहर जैसे ही जंबोट्रॉन डालेंगे वो पूरा इन टू इंड हमें दे देगा। बट ये डिजाइन को हटाइए एक बार, क्या हो रहा है, हमें वो स्ट्रिप दे रहा है। तो जहां भी आपको डिजाइन कुछ इस टाइप का है ना बना हुआ, आप प्रोजेक्ट जब करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से एक बॉर्डर जैसा स्ट्रिप बनता है, आप वहां इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिक वो बनकर आ जाता है जंबोट्रॉन के हेल्प से। और जंबोट्रॉन फ्लूइड दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो जंबोट्रॉन क्या किया, आपको एक डिजाइन जैसा बनाकर एक दे देता है, जो एक नोटिस बोर्ड टाइप का स्क्रीन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आइए अलर्ट पे। तो जनरली आप देखे होंगे जब हम लोग कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन करते हैं सपोज दैट, और हमारा जब सक्सेस हो जाता है तो एक वार्निंग पॉपअप आता है, तो सक्सेस का या वार्निंग आया, अलर्ट आ रहा है। तो जो भी चीज है आप उसके लिए बूटस्ट्रैप का अलर्ट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इसमें सक्सेस के लिए हम लोग तो जनरली पता ही है ग्रीन कलर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक इसमें क्या बेनिफिट है, यहाँ पे एक क्रॉस सिंबल है, ठीक है। इसे जब क्रॉस कीजिएगा ये गायब हो जाएगा। सारा गायब हो गया। अब आप पेज को रीलोड कीजिए, वो फिर से अब आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर आपका कोई मैसेज आ रहा है, आप इस टाइप से आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्रॉस बटन प्रेस करने पे आपका क्या हो रहा है, वो गायब हो रहा है। डिजाइन देखते हैं इसका किसी से बनेगा कैसे। तो इसके लिए जो क्लास यूज करेंगे, ये फंक्शनलिटी क्या है, इसे हम बोलते हैं अलर्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो क्लास यूज होगा वो क्या होगा, क्लास भी अलर्ट ही रहेगा। और सेकेंड चीज कलर, तो ये जो है क्या है, ग्रीन कलर है। तो सिंपल है, ग्रीन कलर है तो क्लास भी हमारा ग्रीन ही चलेगा, अलर्ट सक्सेस। और फर्स्ट वाला टेक्स्ट को देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, स्ट्रॉन्ग के कारण ये सक्सेस जो है ये बोल्ड हो रहा है। वो तो ऑलरेडी हमें HTML का है तो उसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट इस क्लास को यूज कीजिए और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे सेव कीजिए इसको। अब यहाँ हम लोग क्या किए, अलर्ट को यूज कर दिए, ठीक है। सेव कीजिए। क्रॉस नहीं आया क्या, कुछ छोटा क्लास, अच्छा इसमें नहीं आएगा, ये डायरेक्ट रहेगा शायद। उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको क्या कर रहा है, अलर्ट के हेल्प से आपको वो डिजाइन मिल रहा है, जो स्ट्रिप जो बना हुआ है। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा डिजाइन जो है इन टू इंड आ गया। बट हमें इन टू इंड नहीं चाहिए, हमें छोटा सा स्क्रीन पे चाहिए, मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड हमें पैडिंग चाहिए, मार्जिन सॉरी। तो कैसे होगा, इंड टू इंड हमें मार्जिन चाहिए, क्या करेंगे,
div, और div के अंदर कौन सा क्लास? कंटेनर क्लास के बाद Container? कंटेनर यूज कर दें। कंटेनर यूज कर देंगे, आपको वो कंप्रेस कर दिया ना लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो ये हुआ, इस टाइप से आपको ये, अब देखिए अगर आपको देखा जाए कि ब्रेड क्रम जो हम लोग यूज किए और अलर्ट यूज किए, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्या रियलाइज हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रेड क्रम एंड अलर्ट के केस में? दोनों में डिफरेंस ये है, अलर्ट का जो सेक्शन आया ना, इसका हाइट जो है वो छोटा है, बट ब्रेड क्रम के केस का जो हाइट है वो बड़ा है। 100% पे आइए, अब दिख रहा होगा दोनों में, जो ये सक्सेस वाला जो है एरिया ये छोटा है, बट ब्रेड क्रम्ब का जो सेक्शन है वो आपको दिख रहा है ये बड़ा है ना या नहीं है? तो ये डिफरेंस दोनों में है, ब्रेड क्रम्ब एंड अलर्ट में। नेक्स्ट जाइए, अलर्ट लिंक मीन्स अगर ये अलर्ट है, सपोज यहाँ पे हमें कोई लिंक ऐड करना है, लाइक सक्सेस है या मोर इन्फो, जिसे जनरली रहता है मोर इन्फो। अगर हम चाहते हैं कि मोर इन्फो बटन एक दिया हुआ हो, मीन्स लिंक रहे, क्लिक करें, हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट करें, तो हम लोग अलर्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है रीड दिस मैसेज सारा में, तो इसमें क्या है, अलर्ट लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक क्लास पास कर सकते हैं अलर्ट के साथ है। 1 सेकंड, नेक्स्ट आपको ये रहा एंकर टैग पास कीजिए, क्योंकि श्योर है अब एंकर टैग जब रहेगा तभी तो हम क्लिक कर पाएंगे, ऐसे क्लिक कहाँ से होगा? तो एंकर टैग हो गया, और एंकर टैग के अंदर हमारा लिंक रहेगा दिया हुआ href में, और यहाँ पे एक क्लास दिया हुआ है अलर्ट लिंक। सेव कीजिए, चेंजेस देखते हैं कि विदाउट अलर्ट लिंक लिए हुए और अलर्ट लिंक लेने से क्या चेंजेस हो सकता है। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है इसमें? रीड दिस मैसेज जो है वो अलर्ट लिंक के कारण आ रहा है, इस पे क्लास लगा हुआ है, क्या चेंजेस है उसमें? ये बोल्ड दिख रहा है, ये बोल्ड जो है अलर्ट लिंक के कारण आ रहा है। अगर आप इसे हटा दीजिए, गायब हो गया, ये ब्लू कलर आ गया नॉर्मल एंकर टैग, बट हमारा अलर्ट लिंक के कारण क्या आ रहा था? ये जैसा सक्सेस का मैसेज है सेम उसी टाइप से अलर्ट लिंक भी आ रहा है, मींस दोनों मैचिंग कर रहा है, करेक्ट। तो ये आपको काम किया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, क्लोजिंग। मींस अगर हम क्लोज करना चाह रहे हैं, जो हम सबसे फर्स्ट में देखे थे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या होगा, एक सिंबल लगाना पड़ेगा क्लोज का, तभी आएगा। तो हम लोग को एक ऑलरेडी क्या लगा हुआ है जो देखिए, अलर्ट तो हमें पता है, अलर्ट वो बॉक्स दे रहा था, अलर्ट सक्सेस क्या कर रहा था? ग्रीन कलर दे रहा था ग्रीन और कलर, अलर्ट। तो ये हमें ग्रीन कलर दे रहा था, ठीक है। अलर्ट डिसमिसेबल नहीं जानते हैं अभी, छोड़िए। फिर नेक्स्ट में हमारे पास एक बटन लगा हुआ है, क्या है नाम उसका, क्लोज, ठीक है। डेटा डिसमिस कुछ लिखा हुआ है, बाद में देखते हैं इसे। एम्बिशन सिंबल है, टाइम्स है, ये क्या करेगा? ये है क्या एक्चुअली, क्या बोलते हैं उसको? सर आइकन आइकन, इसे बोलते क्या है, नाम क्या इसको कहते हैं? एंटिटी कैरेक्टर। एंटिटी कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल एंटिटी कैरेक्टर लिया गया, जो ये क्या करेगा, कोई नाम या जो भी चीज क्या देगा वो अलग है, बट यहाँ पे कुछ हमें आएगा। नेक्स्ट, ये तो स्ट्रॉन्ग टैग लगा हुआ है, इसे नहीं मतलब है, तो पहले सेव कीजिए, ठीक है। नीचे में क्या हो रहा है, एक क्लोज का सिंबल आ रहा है, ये सिंबल लाने के लिए क्या हुआ है, ये जो एंटिटी कैरेक्टर जो यूज हुआ एम्बिशन, वो यही है, इसी के कारण आ रहा है। और जब इसे आप क्लिक कीजिएगा ये गायब हो गया मैसेज, ठीक है। अब आप इसे जब रिलोड कीजिएगा वो फिर से मैसेज आ जाएगा, नीचे आ रहा है, ये मैसेज रहा। इसे क्लिक कीजिए, वो गायब, रिलोड,
कम बैक। सो हुआ कैसे एक्चुअली, तो इसके पास एक क्लास है क्लोज लगा हुआ, जो क्या करेगा, वो क्लोज के जो सिंबल है उसका डिजाइन वो करेगा। समझ में आया? क्लोज के कारण क्या हो रहा था, ये जो है क्या है, ये हमारा एक बटन है, ये जो है एक बटन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बटन टैग लगा हुआ है, और बटन टैग में यहाँ पे एम्बिशन सिंबल लगा है, तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है, क्लोज का ये क्रॉस सिंबल दे रहा है, दिख रहा है ना, रिप्रेजेंटिंग क्रॉस यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर हम लोग जब क्लास में हमने क्लोज दिया, तो क्लोज के कारण क्या हुआ है, जो ध्यान दीजिएगा, बटन आपका यहाँ पर है, क्या हुआ क्लोज के कारण, उस बटन को इसने राइट साइड में सेंड किया, प्लस उसके चारों तरफ जो बॉर्डर आ रहा था वो गायब हुआ, अंदर में व्हाइट कलर था वो गायब हुआ, एंड इसका टेक्स्ट का ऑटोमेटिक कलर क्या हुआ, ग्रीन, ब्लैक या ग्रीन जो भी बोलिए, उस पे गया। एच ओवर पे कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स ये सारा किसके कारण हो रहा है, क्लास क्लोज के कारण। करेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बटन हो गया, क्लोज हो गया, ये सब आ गया। तो डेटा डिसमिस क्या है, एंड अलर्ट डिसमिस। तो ये डेटा डिसमिस जो है ये क्या कर रहा है, ये जो अलर्ट लिखा हुआ है ये दोनों को बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों को बाइंड किया जा रहा है, इसीलिए जब हम इस क्रॉस को क्लिक कर रहे हैं, ये पूरा जो है ये जो भी आप कहिए सेक्शन, ये पूरा सेक्शन ही आपका गायब हो रहा है एंड आ रहा है। तो हमें ये नहीं है कि इसको नाम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नाम चेंज कीजिएगा तो फिर ये नाम कहाँ से आएगा, अलर्ट वाला। समझ में आ गया, क्योंकि अलर्ट के कारण आपका CSS वो बन रहा है इसलिए। तो यहाँ पे डेटा डिसमिस में हमें क्या करना है, उस क्लास को पास करते हैं। तो ये अलर्ट डिसमिस में क्या है, इसको हटाइए तो देखें, गायब हुआ, मतलब वो जस्ट उसका डिजाइन को ला रहा है तब अलर्ट डिसमिस में। वो डिजाइन ला रहा है उसका। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना, क्या हुआ, हम लोग का अगर कुछ ऐसा बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास अलर्ट सक्सेस कलर जो भी पास करना है कीजिए, और उसके बाद बटन लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज हो जाएगा। ये मेन चीज है। अब आते हैं क्या, अभी जो आपका क्लोज हो रहा है ये सिंबल, ये डायरेक्ट क्लोज हुआ, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि डायरेक्ट क्लोज ना हो। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टिप्स एम्बिशन क्रॉस इज एन HTTP एलिमेंट रेफर्ड प्रिफर्ड आइकन रेदर देन द लेटर एक्स लिखने से बदले में आप उस टाइप से एंटिटी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। सेकंड आइए एनिमेटेड। एनिमेटेड क्या करेगा, अभी हमारा जो जब हम इसे क्लोज करते हैं, क्लिक किए, सडनली ये हाइड हो जा रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, बट एनिमेटेड क्या करेगा, सडनली नहीं जाएगा, स्लोली एनिमेट किया। समझ में आ गया, तो एनिमेटेड आपको स्लोली पे आएगा। ठीक है, क्लास क्या यूज करेंगे, फेड एंड शो, दोनों क्लास हमें पास करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए क्लास क्या यूज कर रहे हैं, फेड, क्लास अलर्ट सक्सेस डिसमिस एबल, यहाँ तक हुआ, एंड इसके बाद हम लोग कर रहे हैं फेड एंड शो, तो ये दोनों क्लास को पास करना पड़ेगा, तब आपका ये अलर्ट दिखेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो बोलिए। सब सो गए हैं क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। तो Yes, ये sir. सब था क्या, अलर्ट, हाँ ठीक है, हम सोइए। तो अलर्ट तक हुआ, ठीक है, फिर आपको बटन है, तो अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बूटस्ट्रैप काम कैसे करता है। ठीक है, मैं कुछ कुछ टॉपिक आपको दे देता हूँ, आप उसको खुद पढ़िएगा, कोई उसमें कोई खास नहीं है, जो मेन फिर है फिर मैं बताऊंगा। बटन हो गया, बटन देखिए नॉर्मल है, ये सब ज्यादा हम लोग नहीं भी जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बटन में हम बटन ले लेंगे, टाइप ऑलरेडी मतलब बटन लेना है या जो भी चीज इनपुट फील्ड ऑलरेडी HTML का ये है, हमें तो मतलब है क्लास से, तो क्लास हम यूज करते हैं BTN। ठीक है, और BTN में जैसा कलर यूज करना है आप पास कर दीजिए, BTN प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो क्लास ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ नेमिंग कन्वेंशन सेम टाइप का है, कोई अंतर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आइए,
बटन में टाइप बटन है, क्लास बीटीएन, बीटीएन इन्फो क्लास का नेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको हटाइए। यहाँ जो एक बटन है लिंक बटन है, और लिंक बटन को क्या कर रहा है, ये बटन बना रहा है एंकर टैग को। इसको देखिए, बट ये देखिए ये जो लिंक बटन है और ये क्या है, ये बटन है, ये इनपुट बटन है, ये सबमिट बटन है, चारों चार बटन है। ये पहला जो है वो एंकर टैग है, बट एंकर टैग भी क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट बटन का शेप आ रहा है। कैसे? हम लोग क्या क्लास पास किए, क्लास में हमारा बीटीएन है और बीटीएन का कलर क्या है वो पास कर दिए हैं। सेम उसी प्रकार नीचे का क्लास है, मतलब अगर आप एक क्लास यूज कर दे रहे हैं बटन का, तो वो कुछ भी आप लिखे हैं ना, वो बटन जैसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये बीटीएन हुआ। वाई डू पुट हाफ दैट नॉट द इशू। बटन आउटलाइन मीन्स आपका बाय डिफॉल्ट आउटलाइन ऐसा है, बैकग्राउंड कलर क्या है वो चीज के लिए बीटीएन लिए बीटीएन आउटलाइन हम लोग कलर पास कर देंगे। तो जो भी कलर आप आउटलाइन को दे रहे हैं वही कलर टेक्स्ट को आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये इफेक्ट कब कर रहा है, आपको ये सारा इफेक्ट जो है जब आप माउस कर्सर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आउटलाइन डायरेक्ट आ जाएगा आपको आउटलाइन के हेल्प से। बटन का साइज स्मॉल करना है, बड़ा करना है, तो बीटीएन लार्ज हो गया। प्राइमरी का तो प्राइमरी ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा वो, और छोटा करना है तो एसएम कर देंगे, ठीक है। तो बटन, अगर आपको एक बटन बनाना है बट पूरे स्क्रीन पे जाना है, उसे बोलते हैं ब्लॉक लेवल बटन, ठीक है। तो आप क्लास यूज कीजिएगा बीटीएन ब्लॉक, क्योंकि हमें वो बटन को पूरे स्क्रीन पे ले जाना है। मान लीजिए बीटीएन ले लिए, क्लास दीजिए बीटीएन, सेव कीजिए। सबसे सिंपल कोड जो है वो बटन का है। कुछ भी हम चेक करते हैं ना अगर कि हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड है या नहीं है, चुपचाप एक नॉर्मल सा बीटीएन का क्लास लीजिए और बीटीएन डेंजर लगा दीजिए, सक्सेस कुछ भी चेक कर लीजिए। अगर आपका आउटपुट आया है इसका मतलब क्या हो रहा है कि बूटस्ट्रैप काम कर रहा है। अगर ये नहीं आया मतलब बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है। बटन हमें फुल स्क्रीन पे जाना है, क्या था, बीटीएन ब्लॉक में आ गया। तो इस टाइप से आपको बटन जो है वो क्या है, पूरे ब्लॉक में आ जाएगा, मीन्स पूरे वो कवर कर लेगा एरिया को। फिर सेकंड है एक्टिव और डिजेबल्ड। बटन एक्टिव दिखाना है या बटन डिजेबल दिखाना है, तो क्लास एक्टिव लेंगे और क्लास डिजेबल लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा क्लास एक्टिव और नीचे रहा क्लास डिजेबल्ड। फिर है आपको बटन डिफरेंट टाइप का, लेकिन बटन में आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है कि लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ करना नहीं होगा, बटन में आपको लगाना पड़ेगा स्पिनर क्लास, ठीक है, स्पिनर बॉर्डर और स्पिनर बॉर्डर डैश एसएम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पिनर क्लास लगाना पड़ता है और उस टाइप से ये रोटेट करते रहेगा बटन को। अगर ये क्लास को हम लोग बॉडी में लगा दें तो क्या होगा, काम करेगा क्या? कोई आइडिया है क्या होगा? हम तो करना चाहिए ऐसा। होगा क्या, कौन घूमेगा? स्पिनर तो घूम कर स्पिन हो रहा था ना। हाँ सर। तो ये स्पिन कौन करेगा? टेक्स्ट तो नहीं है, क्योंकि जनरली अगर हम आउटपुट पे बहुत देखें तो यहाँ दिख रहा है लोडिंग के पहले एक इमेज है, लोडिंग के पहले इमेज है वो दिख रहा है, लोडिंग के पहले एक है बटन जो दिख रहा है। तो इसमें ये क्या करेगा? क्या हो रहा है पता चल रहा है? पूरा बॉडी स्पिन कर रहा है। पूरे बॉडी को इसने स्पिन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बॉडी पे ही हमने स्पिनर पास कर दिया, ठीक है। तो ये चीज होता है।
तो ये रहा। तो इस टाइप से आप स्पिनर को यूज कर सकते हैं, वो स्पिन करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, एक लोडिंग है, लोडिंग के बगल में जो बटन है वो हमारा कुछ इंक्रीज कर रहा है बार बार, उसे बोलते हैं स्पिनर ग्रो। यहाँ पे स्पिनर ग्रो, ये क्या होगा, वो क्या हो रहा है, वो ऐसा महसूस हो रहा है, फील होता है कि वो ग्रो कर रहा है। तो यह स्पिन किसे कर रहे हैं ना, जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को करना है, इमेज को कराना है, तो उसे हम वहां पे स्पिन करेंगे। क्योंकि ये यूज कब होता है, जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए आपका डेटा सेव हो रहा है, तो आप जनरली दिखाते हैं कि आपका डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो वैसे केस में क्या होता है कि हम लोग ये जो ये लोडिंग का ऑप्शन है, ये सबको शो कराते हैं। तो बटन के अंदर आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, बटन का डिजाइन हो गया, ठीक है, और एक स्पैन लिया हुआ है। स्पैन के अंदर क्या है, क्लास स्पिनर बॉर्डर है, नेक्स्ट स्पिनर बॉर्डर एसएम है, बस। मींस एक हम लोग स्पिनर बॉर्डर को पास किए हैं और कुछ नहीं है। और बगल में बाहर में ये क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट ये टेक्स्ट कहाँ है, ये ध्यान रहे, टेक्स्ट अंदर नहीं है स्पैन के, टेक्स्ट बाहर है। अगर हम लोग ने स्पैन के अंदर कर दिया तो क्या होगा, घूमने लगेगा सर। पूरा ये टेक्स्ट को घुमाएगा, हो रहा है ना सेकंड वाला केस में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रहे ये टेक्स्ट के ये बाहर जाएगा। तो हम लोग ये माइनर माइनर मिस्टेक एक्चुअली कर देते हैं जनरली जब कोड लिखते हैं। तो ये था बटन। बटन का अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, लाइक मल्टीपल बटन को एक साथ कर रहे हैं, तो आप एक डिव ले लिए, बटन ग्रुप क्लास हो गया, और उसके अंदर मल्टीपल बटन को पास कर दीजिए। ऑलरेडी हमें स्टाइल मालूम है कैसे करेंगे, बस। बटन लार्ज हो गया, बटन डिफॉल्ट, एसएम स्मॉल। देखिए फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ा, आप ट्यूटोरियल को ओपन किए, डिजाइन देखें क्या है, आपने उसको यूज कर लिया कोड में। बट आप यूज तो तब कीजिएगा ना जब आपको पता रहेगा कि ये किसके कारण आ रहा है, ये इसका कौन सा कोड हमें लेना है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, बट हमें ये पता ही नहीं है कि कौन कोड लेना है, तो आप तो ये पूरा कोड को ही कॉपी पेस्ट कीजिएगा, बट पूरा तो कोड जरूरत ही नहीं था, सिर्फ तो हमें ये क्लास यूज करना है। तो इससे क्या होगा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन पर्टिकुलर कौन सेक्शन जो है वो यूज करने के लिए होता है, ठीक है। हम लोग ये जानना है हमें, क्योंकि हमें मालूम है कोड आपको याद नहीं रहेगा, बट हाँ माइनर कोड जरूर याद रहेगा कि बटन में कैसे करते हैं, सर स्पिनर बटन कैसे ग्रुप डाल। ग्रुप बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है ना? बटन ग्रुप है, हाँ, बाय डिफॉल्ट आपका हॉरिजॉन्टल आएगा, जो स्मॉल बटन यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आपको वर्टिकल लाना है तो फिर वर्टिकल के लिए अलग है, जो वर्टिकल बटन हो रहा है, बटन ग्रुप वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ नहीं लेना है, बटन ग्रुप सिर्फ लेना है। वर्टिकल के लिए वर्टिकल यहाँ ऐड कीजिए। तो जब वर्टिकल आप ऐड करते हैं तो उसके अंदर फिर से आपको बटन सारा पास कर देना होगा, बस। ये वर्टिकल बटन दे देगा आपको। यहाँ पे है बटन है, बट बटन के साथ एक ड्रॉप डाउन है, नीचे दिख रहा है आपको, टेबल और स्मार्टफोन। जब आप क्लिक करते हैं तो ये नेस्टिंग बटन है, इसे नेस्टिंग बटन बोलते हैं, जिसमें ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक बटन, दो बटन, करेक्ट। और ये दो बटन के बाद जो तीसरा बटन जो बन रहा है, ये ग्रुपिंग करके नेस्टिंग किया ना, तो तीसरा बटन जो हुआ ये डिव, जो बटन ग्रुप हुआ, और इसके अंदर फिर से एक बटन जो बाय डिफॉल्ट जो सोनी जो लिखा हुआ है वो आएगा, और उसमें ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर से ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ड्रॉप डाउन में क्या है, ड्रॉप डाउन का मेनू एंड ड्रॉप डाउन का आइटम, इस टाइप से चलेंगे। तो ड्रॉप डाउन यहाँ पे आपका आ गया, ड्रॉप डाउन मेनू ये रहा, और ड्रॉप डाउन का आइटम ये रहा, मतलब इस टाइप से हम लोग करते हैं। फिर स्प्लिट बटन ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए, देखते हैं क्या है। तो दो गो बटन है, दोनों में जस्ट एक एक ये डिजाइन थोड़ा सा आ रहा है। नीचे आइए, वर्टिकल बटन ग्रुप बाई विथ ड्रॉप डाउन, मतलब ऑलरेडी वर्टिकल बटन है और उसमें आपका ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो बटन ग्रुप साइड बाय साइड मीन्स एक ग्रुप हमारा एक है ये पूरा, और दूसरा ग्रुप आपका नीचे ये बगल में जो है जो, और ये क्या हो रहा है, दोनों साइड बाय साइड आपका आ रहे हैं। तो क्या किए, बटन ग्रुप हम यूज किए, और कुछ नहीं इसमें तो है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बटन को डिजाइन कर सकते हैं। बैजेस क्या होता है,
जनरली आप देखते होंगे कहीं पे भी न्यू प्रोडक्ट है, नोटिफिकेशन है, जनरली सब जगह लिखा हुआ रहता है। तो वो बैजेस जो है, ये स्क्वायर बॉक्स जैसा जो बनकर दे रहा है ना डिजाइन, ये बैजेस के कारण दे देगा। तो हम लोग क्लास क्या यूज करेंगे, क्लास बैज, और कलर जो पास करना है कर दीजिए, बैजेस सेकेंडरी, बैजेस प्राइमरी, बैजेस डेंजर, जो भी चीज। तो इस टाइप से ये पूरा डिजाइन आपको बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लास बैज, बैज हाइफन प्राइमरी, ठीक है। उसमें ये भी दे सकते हैं कि बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, जो भी चीज है उसके अनुसार भी वो भी चलेगा। यहाँ पे फिर पिल्स, पिल्स में क्या होता है, कैप्सूल टाइप का ये डिजाइन बना कर देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो हमारा क्या है, पिल्स बैजेस इसे बोलते हैं। तो एक तो हमारा क्लास रहेगा जो बैज रहेगा, और सेकंड में बैजेस जस्ट पिल्स रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर आपको कलर पास कर दीजिए। फिर बैजेज इनसाइड एन एलिमेंट, मैसेज के पास आपको दिख रहा है 4 लिखा हुआ, तो बैजेज क्या है, कोई एलिमेंट के अंदर है। तो मैसेज के अंदर स्पैन में हमने क्या किया, क्लास हमारा बैजेस लग गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारा डिजाइन बन जाता है। बाकी का जो है अगले बार देखेंगे। तो कुछ कुछ डिजाइन को आप अपने इन पे देखिएगा, मैं बता देता हूँ। प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार को आप खुद देख सकते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बिट्स का प्रॉपर्टी यूज होता है, तो बस हो जाएगा। फिर है आपको स्पिनर, स्पिनर भी अपने इन पे देखिएगा एक बार, बट इसे देखिएगा जरूर क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। फिर आपको है पेजिग्नेशन, इसको भी देख सकते हैं। जहां तक देखिएगा जो भी आपको आइडिया मिले जहां तक करने का कीजिएगा, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, हमें डिजाइन से नहीं मतलब है, हमें उसके कंटेंट से नहीं मतलब है, हमें मतलब है जस्ट पर्टिकुलर क्लास से, कि उस क्लास से क्या हो रहा है। समझ में आ गया।